राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर ऑडिट, राइट। तो चलिए आज अपन शुरू करने वाले हैं SQC 1 से। शुरू करते हैं SQC 1। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग पे ध्यान जाना चाहिए। SQC 1 की हेडिंग क्या है? देखिए, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म दैट परफॉर्म ऑडिट, रिव्यूज ऑफ हिस्ट्रिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस इंगेजमेंट। ओके, देखिए अपन स्टैंडर्ड शुरू करें उससे पहले एक और चीज डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हमेशा 5 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन या फिर स्कोप, राइट। जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है डेफिनेशन का। जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है। जो फोर्थ पार्ट है वो होता है रिक्वायरमेंट, एंड द लास्ट पार्ट इज एक्सप्लेनेटरी मटेरियल, राइट। स्टैंडर्ड हमेशा 5 पार्ट में डिवाइड होता है। स्कोप बताता है कि वो स्टैंडर्ड किस चीज के साथ डील करता है। सेकंड है डेफिनेशन वाला पार्ट। देखिए क्या होता है, जैसे कि इंग्लिश की अपनी डिक्शनरी होती है, उसी तरीके से ऑडिट की भी अपनी डिक्शनरी होती है। कुछ वर्ड्स के मीनिंग जो इंग्लिश लैंग्वेज के हैं वो सेम मीनिंग ऑडिट के भी होते हैं, पर काफी जगह ऐसा होता है कि ऑडिट का अपना अलग डिफरेंट मीनिंग होता है उसका। काफी बार सेम वर्ड का स्टैंडर्ड बाई स्टैंडर्ड भी क्या होता है, डिफरेंट मीनिंग होता है। तो इसीलिए क्या होता है, उस स्टैंडर्ड के रिलेवेंट जो भी मीनिंग होती है वो स्टैंडर्ड के साथ में दिया हुआ होता है। अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड है जिसका स्टैंडर्ड में कोई स्पेसिफिक मीनिंग है तो वो पहले ही वहां पे दिया हुआ होता है। थर्ड चीज है ऑब्जेक्टिव, राइट। इट्स द हार्ट ऑफ स्टैंडर्ड, राइट। इट्स हार्ट ऑफ आवर स्टैंडर्ड। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्ड का, राइट। द मेन पर्पज ऑफ स्टैंडर्ड, अपन स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव का क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखिए अपना गोल क्या, अपन कोई चीज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं वो पता होना जरूरी है, बराबर। तो इट्स द मेन हार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड। फिर आता है रिक्वायरमेंट वाला पार्ट। रिक्वायरमेंट वाला पार्ट क्या है, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमको क्या करना है ये भी स्टैंडर्ड बताता है। स्टैंडर्ड क्या बताता है, रिक्वायरमेंट बताता है कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, बराबर। एंड लास्ट वाला पार्ट है एक्सप्लेनेटरी मटेरियल। एक्सप्लेनेटरी मटेरियल में कुछ नहीं है, वही सारी चीजें वापस दी हुई है पर उसके रिगार्डिंग और ज्यादा डिटेल से दिया हुआ होता है। और काफी बार क्या होता है, काफी बार कुछ सर्कमस्टेंस नए नए ना इमर्ज होते रहते हैं, उनको भी काफी बार क्या होता है एक्सप्लेनेटरी मटेरियल में क्या किया जाता है, डील किया जाता है। अब देखिए जो रिक्वायरमेंट होती है काफी बार वो क्या होती है, डायरेक्टली लिंक होती है ऑब्जेक्टिव से, राइट। वो क्या होती है, काफी बार डायरेक्टली लिंक होती है ऑब्जेक्टिव से, या फिर जो रिक्वायरमेंट होती है काफी बार क्या होती है वो सर्कमस्टेंस को डील करने के लिए दी हुई होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, अब एक नया सर्कमस्टेंस आ गया कि मैनेजमेंट बोल रहा है कि आपको क्या करना है, टर्म्स को चेंज करना है। तो उस टर्म्स को चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, राइट। दैट इज सर्कमस्टेंस। तो सर्कमस्टेंस को कैसे डील करना है वो भी क्या होता है, वो भी काफी बार रिक्वायरमेंट में दिया हुआ होता है। तो अब देखिए अपन भी स्टैंडर्ड को इसी है ना प्रोसेस में पढ़ेंगे। एक मेन चीज जो एक्सप्लेनेटरी मटेरियल है, जो एक्सप्लेनेटरी मटेरियल है अपन ने वैसा कोई सेक्शन अपने है ना स्टैंडर्ड में नहीं डाला है, उसका जितना भी रेलेवेंट मटेरियल है अपन ने क्या क्या है इनके साथ में इंक्लूड कर दिया है। अब देखिए एक चीज सुनिएगा, देखिए हमेशा स्टैंडर्ड को रटने से अच्छा है कि आप क्या करिए उसके फ्लो को समझिए। हमेशा एक देखिए ऑडिट सबसे इजी सब्जेक्ट है, ऑडिट इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट। ऑडिट में हमेशा आपको कोई रटना नहीं है, ऑफ कोर्स आपको रटना है, ऑफ कोर्स आपको रटना है, पर जो रटना है वो लॉजिकल है। ऑडिट में कोई भी मतलब ऐसा वो ना रट्टा नहीं है कि ऐसा ही होता है और हमको ऐसा ही रटना है, ऐसा आपको नहीं है, सब कुछ लॉजिकली चलता है। और देखिए जो ऑडिट है वो सीए का हार्ट है, तो इसके जो लॉजिक है ना वो आपको इजीली है ना दिमाग में सेट हो जाएंगे, आपको है ना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा ऐसा मानना है ऑडिट इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ सीए फाइनल, और हमको यहाँ पे अच्छा स्कोर करना है। अब देखिए स्टैंडर्ड को भी अगर आपको अच्छे से ग्रिप लानी है तो आपका हमेशा अच्छा ग्रिप होनी चाहिए, एक तो उसकी ऑब्जेक्टिव पे और दूसरा उसकी रिक्वायरमेंट पे। अपन जो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे वो भी इन दो चीज़ों को कंसिडर करते हुए बनाएंगे। अगर अपने ऑब्जेक्टिव अच्छे से दिमाग में सेट है कि पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, और ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना जो स्टैंडर्ड की जो हेडिंग है उससे ही अपने ऑब्जेक्टिव क्लिक हो जाने चाहिए। सही प्रोसेस क्या है, स्टैंडर्ड की हेडिंग से ही अपने उसको है ना ऑब्जेक्टिव क्लिक हो जानी चाहिए। और अगर ऑब्जेक्टिव अच्छे से दिमाग में सेट है तो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है वो इजीली अपने दिमाग में सेट हो जाएगी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपना SQC 1। ओके, तो देखिए एक बार फिर से हेडिंग पे ध्यान जाना चाहिए। SQC 1 की हेडिंग क्या है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म दैट परफॉर्म ऑडिट, रिव्यू ऑफ हिस्ट्रिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस इंगेजमेंट। ओके, ये बोल रहा है सीए को या अपन फर्म, यहाँ पे देखिए फर्म का मतलब है इंडिविजुअल सीए भी और फर्म भी, राइट। तो यहाँ पे SQC 1 क्या बोल रहा है सीए को कि आपको अपनी फर्म में क्या करना है, एक
क्वालिटी कंट्रोल, या फिर अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो एक आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या करना है अपनी फर्म में इंप्लीमेंट करना है, राइट। आपको क्या करना है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना है जो क्या करे, रीजनेबल एश्योरेंस है, जो आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे कि आपकी फर्म क्या कर रही है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या कर रही है, काम कर रही है, जो भी आपके ऊपर लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल हो रहा है आप क्या कर रहे हो, उसे कंप्लाई कर रहे हो। इसके रिगार्डिंग इस चीज को इंश्योर करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी फर्म में एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना है। साथ में देखिए SQC1 एक और चीज आप पे ना ध्यान जाना चाहिए, क्या देखिए SQC1 हर टाइप के एंगेजमेंट पे अप्लाई हो रहा है। पहला तो ऑडिट पे भी अप्लाई हो रहा है, दूसरा बोला अगर आप रिव्यू कर रहे हो ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, राइट, तो ध्यान रखना उस पे भी एप्लीकेबल है। या फिर कोई आप अदर एश्योरेंस है ना दे रहे हो, जैसे कि है ना अपन जो कंट्रोल पे जो एश्योरेंस देते हैं, अगर आप वैसा भी एंगेजमेंट है तब भी ध्यान रखना आपको SQC1 से कंप्लाई करना है। और अगर आप रिलेटेड सर्विस दे रहे हो, जैसे कोई कंपाइलेशन वगैरह की आप सर्विस दे रहे हो, तो उसमें भी ध्यान रखना आपको क्या करना है, SQC1 से कंप्लाई करना है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये जो SQC1 अपन पढ़ने वाले हैं ये जनरल है, और ये नॉर्मली ये जो पूरा जो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है ये एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ ऑडिट। इन केस ऑफ ऑडिट ध्यान रखना पूरा स्टैंडर्ड्स की सारी रिक्वायरमेंट ध्यान रखना क्या होती है, अप्लाई होती है। तो जो दूसरे जो एंगेजमेंट है जैसे रिव्यू वाला हो गया या फिर जो कंपाइलेशन वाले जो एंगेजमेंट हो गए दैट इज रिलेटेड सर्विस वाले, राइट, वहां पे ध्यान रखना इसका पूरा पोर्शन काफी बार एप्लीकेबल नहीं होता है। अब उसका क्या पोर्शन एप्लीकेबल है क्या नहीं है वो रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं SQC1। तो अपन सबसे पहले देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ SQC1। The purpose of this standard on quality control is to establish a standard and provide guidance regarding a firm's responsibility for a system of quality control for audit and review of historical financial information and other assurance and related service engagement. Okay. देखिए SQC1 सिंपल से यही बोल रहा है कि आपको अपनी फर्म में क्या करना है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना है। उस क्वालिटी के रिगार्डिंग फर्म की क्या रिस्पांसिबिलिटी है, ये कौन डील करता है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। साथ में SQC1 ये भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ध्यान रखना SQC1 हर टाइप के एंगेजमेंट पे क्या है, एप्लीकेबल है। फिर वो ऑडिट का हो, रिव्यू का हो, रिलेटेड सर्विस का हो या फिर अदर एश्योरेंस का हो, किसी भी टाइप का एंगेजमेंट हो आपको क्या करना है, SQC1 से कंप्लाई करना है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अगर आप ध्यान रखा अगर अपना एंगेजमेंट कैसा है, ऑडिट का एंगेजमेट है, कैसा है, ऑडिट का एंगेजमेंट है, तो उस केस में ध्यान रखना हमको जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उसके साथ में हमको SQC1 दोनों ही सीरीज से हमको क्या करना है, कंप्लाई करना होता है। चलिए, this SQC is to be read in conjunction with the requirement of CA Act 1949 and the Code of Ethics and the other relevant pronouncement of the institute, herein referred to as a code। इसके बाद सारी चीज को क्या बोलते हैं, ये कोड बोला जाएगा। अब देखिए अपन इस चैप्टर का मेन पार्ट पे अपन है ना मूव कर रहे हैं, सारा ध्यान यहाँ होना चाहिए, कुछ भी डिस्टर्बेंस अब नहीं चाहिए। और ऑब्जेक्टिव पे बहुत अच्छी क्लिप होनी चाहिए, अगर ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से क्लियर है तो रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से है ना क्लियर होगी, राइट। तो चलिए सारा ध्यान यहाँ पे, चलिए देखिए मेरे साथ, ऑब्जेक्टिव ऑफ SQC1। SQC1 का ऑब्जेक्टिव क्या है, द फर्म शुड एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फर्म एंड इट पर्सनल comply with the professional standard, regulatory and legal requirements, and the report issued by the firm or engagement partner are appropriate in the circumstance। देखिए एक बार फिर से रीड करिए क्या बोल रहा है ये, देखिए ये बोल रहा है द फर्म शुड एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फर्म and its personnel comply with professional standard, regulatory and legal requirement, and that report issued by the firm or engagement partner are appropriate in the given circumstance। Okay, देखिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने क्या बोलता है SQC1 आपको क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, आपको अपना काम क्वालिटी के अकॉर्डिंग करना है। क्या करना है, आपको अपना काम क्वालिटी के अकॉर्डिंग करना है। ऑफ कोर्स अब इन्होंने क्वालिटी को दो पैरामीटर पे क्या क्या है, सेट किया है। क्वालिटी को दो पैरामीटर पे सेट किया है। क्या, पहला तो आपकी फर्म को क्या करना है, जो भी प्रोफेशनल या फिर लीगल या फिर जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आप पे एप्लीकेबल है, पहला तो आपकी फर्म आपके पर्सनल को क्या करना है, उससे कंप्लाई करना है। दूसरा, आप जो रिपोर्ट इश्यू कर रहे हो वो आपको कैसे इश्यू करनी है, एप्रोप्रिएट इश्यू करनी है इन द गिवन सर्कमस्टेंस। अब देखिए थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। ये देखिए ये क्या बोल रहा है, फर्म को क्या करना है अपनी फर्म में, राइट, अपने ऑर्गेनाइजेशन में फर्म को क्या करना है, एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। क्या करना है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना है। इसको आप समझ सकते हो एक टाइप का इंटरनल कंट्रोल, जो क्या है ना रीजनेबल एश्योरेंस देगा कि आपकी फर्म क्या कर रही है, क्वालिटी से कंप्लाई कर रही है। आपको क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना है जो आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे। क्या दे, रीजनेबल एश्योरेंस दे किसके रिगार्डिंग, कि आपकी जो फर्म और उसके जो पर्सनल है, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है, जो रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट है,
वो क्या कर रहे हैं, आपकी फर्म और पर्सनल पहला तो क्या कर रहे हैं, उससे कंप्लाई कर रहे हैं, बराबर। एक बार फिर से ये क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव आपको क्या करना है, अपनी फर्म में क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना है जो आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे। क्या ध्यान रखना, अगेन फोकस किस पे है, जो आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे, किसके रिगार्डिंग, कि आपकी फर्म और उसके जो पर्सनल है वो क्या कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है, साथ में जो रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट है वो क्या कर रहे हैं, उससे कंप्लाई कर रहे हैं, और साथ में जो रिपोर्ट इशू कर रहे हैं वो कैसे इशू कर रहे हैं, एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू कर रहे हैं इन द गिवन सर्कमस्टेंस। ध्यान रखना, फोकस किस पे है, सर्कमस्टेंस पे, राइट। मतलब जिस समय वो रिपोर्ट इश्यू हो रही है, जिस समय वो रिपोर्ट इश्यू हो रही है वो उस समय सही होनी चाहिए, बराबर। मतलब मान लीजिए अगर मैं 30th ऑफ मे को, अगर मान लीजिए मैं 30th ऑफ मे को अगर कोई रिपोर्ट इशू कर रहा हूं, तो 30th ऑफ मे के दिन वो ध्यान रखना रिपोर्ट एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उस दिन तक की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट सही होनी चाहिए। मान लीजिए 30th ऑफ मे के बाद कोई नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसके बाद मान लीजिए रिपोर्ट सही नहीं होती, तो ध्यान रखना वो स्टैंडर्ड का है ना वॉल्यूशन नहीं होगा। 30th ऑफ मे की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट सही होनी चाहिए, राइट। वो इन्फॉर्मेशन वहां तक अवेलेबल होनी चाहिए। तो अगेन एक बार फिर से क्या बोलता है ऑब्जेक्टिव, आपको अपनी फर्म में क्या करना है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना है जो आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे, किसके रिगार्डिंग, आपकी जो फर्म है और उसके जो पर्सनल है वो क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा जो रिपोर्ट इशू कर रहे हैं वो कैसी है ना इशू कर रहे हैं, एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू कर रहे हैं इन द गिवन सर्कमस्टेंस, राइट। बड़ा सिंपल है। अब इसके आगे एक और चीज अपन ये देखिए, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, पॉज कर लीजिए और फिर इसको लिख लीजिए, राइट। अब देखिए इसके आगे एक और चीज, अब देखिए क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बेसिकली होता क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, सिस्टम क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल छोड़ दीजिए, सिस्टम क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। जब एक से ज्यादा पॉलिसी प्रोसीजर्स को अगर अपन कंबाइन करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक सिस्टम बोलते हैं, राइट। तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम अब हमको क्या है, एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम क्या करना है, इंप्लीमेंट करना। इसका मतलब क्या है, हमको कुछ पॉलिसी बनानी है, कुछ प्रोसीजर्स बनाने जो इस ऑब्जेक्टिव को क्या करे, अचीव करे, या फिर इस ऑब्जेक्टिव से अचीव हो रहा है उसके रिगार्डिंग हमको रीजनेबल एश्योरेंस दे, राइट। हमको क्या करनी पड़ेगी, कुछ पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बनाने होंगे जो हमको रीजनेबल एश्योरेंस दे कि जो SQC1 का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो रहा है, अचीव हो रहा है, राइट। सिंपल सी चीज है। एक बार इसको फिर से रीड करिए, देखिए क्या बोल रहा है, अ फर्म शुड एस्टैब्लिश सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिजाइन टू प्रोवाइड it with a reasonable assurance that firm and its personnel comply with professional standard and regulatory and legal requirement, and that report issued by the firm or engagement partner are appropriate in the given circumstance. फिर आगे क्या बोल रहा है, a system of quality control consists of policy designed to achieve the objective set out in the paragraph above and the procedure necessary to implement and monitor compliance with those policies. Of course, देखिए पॉलिसी प्रोसीजर को सिर्फ डिजाइन नहीं करना है, हमको उसको इंप्लीमेंट भी करना है, उसको एग्जीक्यूट भी करना है, और लास्ट में हमको क्या करना है, उसको मॉनिटर भी करना है, क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है नहीं हो रही है, क्या उसमें कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्या लॉ एंड रेगुलेशन कोई रिक्वायरमेंट में कोई चेंज तो नहीं आया जो हमको चेंज आना इन पॉलिसी में भी करना पड़ेगा। तो क्या है, पॉलिसी प्रोसीजर को सबसे पहले डिजाइन करना है, फिर उसको इंप्लीमेंट करना है, उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन एंड लास्ट में उसका मॉनिटरिंग। अब एक जनरल चीज अपन रिक्वायरमेंट पे जाए आगे, उससे पहले एक बेसिक चीज देखते हैं, क्या डेफिनेशन। देखिए मैंने स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग में आपको बोला था, देखिए हर स्टैंडर्ड की क्या होती है, कुछ डेफिनेशन दी हुई होती है, अपन सारी डेफिनेशन कवर नहीं करने वाले जो रेलेवेंट है, राइट। और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ डेफिनेशन दी हुई थी पर वो है ना क्या होती है कि है ना नॉर्मल है, कुछ ऐसा कुछ इसमें एक्सेप्शन नहीं है कि अपन उसको देखना जरूरी है, वो नहीं भी देखेंगे तब भी अपना चलेगा, उसका नॉर्मल मीनिंग जैसा ही है। और कुछ डेफिनेशन ऐसी होती है जो एकदम अलग होती है, वो ऑडिट में ही दी हुई होती है, उसका देखना अपना जरूरी है, और काफी बहुत स्टैंडर्ड के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अपन वैसे ही डेफिनेशन देखने वाले जो क्या है, रेलेवेंट है, राइट। और एक और चीज मैंने आपको बोली थी, ध्यान रखना, काफी बार कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में क्या होता है, डिफरेंट मीनिंग होता है, इनको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आपको क्या करना है, समझ लेना है। तो अब इस स्टैंडर्ड में एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होने वाला है, कौन सा, इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, राइट। एक बार सुन लीजिएगा, अपन जब इसका पॉइंट देखेंगे तब इसको एक बार वापस से आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या होता है इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, क्या होता है, ये बोलता है प्रोसेस डिजाइन टू प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन हो रहा है बिफोर द रिपोर्ट इज इश्यूड, एम्फेसाइज किस पे क्या हुआ है, बिफोर द रिपोर्ट इज इश्यूड of the significant judgment the engagement team made and the conclusion they reached in formulating the report। देखिए ये क्या बोल रहा है, EQCR क्या होता है, एक पर्सन आएगा, वो क्या करेगा, आपने जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए, आपने जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए हैं और जो आपने जो कंक्लूजन फ्रेम किए हैं, वो क्या करेगा, उसका ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करेगा, राइट। क्या करेगा, उसका एक ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करेगा, राइट। इसी को क्या बोलते हैं, EQCR। ध्यान रखना, एक वर्ड जिसमें एम्फेसाइज किया हुआ है वो क्या हुआ है, बिफोर द रिपोर्ट इज इश्यूड, क्या बोला है, बिफोर द रिपोर्ट इज इश्यूड।
ध्यान रखना जब तक इक्यूसीआर वाला रिव्यू नहीं हो जाता है, इक्यूसीआर जो रिव्यू करता है जब तक वो रिव्यू नहीं हो जाता है, ध्यान रखना तब तक आपकी रिपोर्ट इश्यू नहीं होगी। इस पे एमसीक्यू भी आ सकता है, इस पे केस स्टडी भी आ सकती है, राइट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन अपन देखते हैं, इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, राइट। मतलब ये जो अपने जो इक्यूसीआर जो रिव्यू देखा था वो रिव्यू करेगा कौन, वो रिव्यू कौन करेगा, तो क्या बोलता है कौन करेगा, और पार्टनर, other person in the firm, or suitably qualified external person or a team made up of such individual with sufficient and appropriate experience and authority to objectively evaluate before the report is issued the significant judgment the engagement team made and the conclusion they reached in formulating the report. However, in case of review is being done by team of individual, such team should be headed by member of the institute. Okay. तो ये क्या बोल रहा है, इक्विशियर कौन कर सकता है, या तो पार्टनर कर सकता है या फिर कोई दूसरा पर्सन इन द फर्म जिसके पास क्या है, सफिशिएंट क्या है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, राइट। जो भी रिक्वायर्ड जो उसके पास नॉलेज होना चाहिए सब कुछ है ना उसके पास है, राइट। या फिर सुटेबली क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन, कोई एक्सटर्नल पर्सन भी क्या कर सकता है, इक्विशियर कर सकता है, या फिर टीम मेड अप ऑफ सच इंडिविजुअल। तो ध्यान रखना इसमें लास्ट में पॉइंट दिया हुआ है क्या, अगर कोई टीम है ना, मान लीजिए इक्विशियर कर रही है, तो ध्यान रखना उस टीम को लीड कौन करेगा, एक सीए करेगा। ध्यान रखना क्या बोल रहा है, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट उसका क्या होना चाहिए, लीडर होना चाहिए, राइट। वो उसको क्या करेगा, हेड करेगा, वो कौन होना चाहिए, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, बराबर। फिर ध्यान रखना एक और चीज जिसपे एम्फेसाइज किया हुआ है, किस पे एम्फेसाइज किया हुआ है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, राइट। इस पे इंस्टीट्यूट ने अभी एक क्वेश्चन दे दिया था, एक पर्सन था वो एक एंटिटी की ऑडिट करने गया, पर उसके एक्सपीरियंस या फिर उसके नॉलेज के कारण क्या था, उसको उसकी ऑडिटर नहीं मिली, राइट। अब वही क्या कर रहा है, उसी कंपनी की जिसकी उसकी ऑडिट नहीं मिली थी, वो क्या कर रहा है, उसका इक्यूसीआर कर रहा है, वो उसका रिव्यू कर रहा है। तो वहां पे ये था कि जब आप उसकी ऑडिट करने के लिए एलिजिबल नहीं थे, तो ऑफकोर्स आप उसका रिव्यू भी आप नहीं कर सकते, तो आपको वो है ना ऐसा रिव्यू वाला एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, राइट। तो इस इन डेफिनेशन को क्या एक बार है ना बारीकली है ना अच्छे से पढ़ लेना, इन डेप्थ एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, उसके बाद इन डेफिनेशन में ऐसा कुछ है नहीं। मुझे नहीं लगता है कि इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगी कि इक्यूसीआर कौन कर सकता है बताइए, ऐसा मुझे नहीं लगता इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती है तो आपके लिए फ्री के नंबर हो जाएंगे। आपको सिर्फ इन चीजों को क्या करना है, 2 बार पढ़ना है। पढ़ने की टेक्निक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक और डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, ऑफ कोर्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, पर ध्यान रखना इंस्पेक्शन मैंने यहाँ पे इसलिए डाली है, आपको एक एग्जांपल देना था कि देखिए इंस्पेक्शन का मीनिंग एसक्यूसी 1 के लिए डिफरेंट है, और ऐसे 500 में जो इंस्पेक्शन है उसका है ना आगे ना डिफरेंट मीनिंग होता है। देखिए एसक्यूसी 1 के लिए इंस्पेक्शन का क्या मीनिंग है, देखिए क्या बोल रहा है, इन रिलेशन टू कंप्लीटेड एंगेजमेंट प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंप्लायंस बाय एंगेजमेंट टीम विद द फॉर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर, राइट। ये क्या बोल रहा है, जो कंप्लीटेड एंगेजमेंट फाइल्स होती है हम क्या करते हैं, उनका इंस्पेक्शन करते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर क्या कि जो एंगेजमेंट है क्या वो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है, उसको फॉर द पर्पज ऑफ एसक्यूसी 1 क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन, राइट। तो कुछ खास नहीं था। अब अपन शुरू करने वाले हैं रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट आप शुरू करें, मैं आपको शुरू कर रहा हूँ, उससे पहले एक वीडियो को पॉज करिएगा, एक बार फिर से जो ऑब्जेक्टिव अपने देखा था उसको गो थ्रू करिएगा, ऑब्जेक्टिव क्या था, बराबर। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमको क्या करना है। अब देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, जो रिक्वायरमेंट है ना उसको इस चार्ट फॉर्म में दिया है, इसके जो बाकी का जो स्टैंडर्ड है इसका रिगार्डिंग वहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है। तो स्टार्टिंग में जो किया है अपने क्या किया है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको एक चार्ट फॉर्म में इस तरीके से प्रेजेंट किया। अब अपन जो हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे ना, वहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्टैंडर्ड है उसकी हेडिंग, फिर उसका ऑब्जेक्टिव, नॉर्मली अपन क्या करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव उसमें इंक्लूड करेंगे। काफी बार अपन कभी कभी उसमें स्कोप डालेंगे, कभी कभी नहीं डालेंगे, तो नॉर्मल अपना प्रोसेस क्या रहेगा, जो स्टैंडर्ड की हेडिंग है वो, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव के बाद उसकी रिक्वायरमेंट। ऑब्जेक्टिव को भी अपन क्या करेंगे इसी तरीके से चार्ट में ना डिवाइड करेंगे, और उसके नीचे अपन क्या करेंगे इस तरीके से अपन रिक्वायरमेंट्स डालेंगे। तो अपन चैप्टर्स को क्या करेंगे एक फ्लो में अपन रखेंगे, राइट। तो देखिए ऊपर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है, बेसिकली हमको क्या क्या पॉलिसीज बनानी है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, एलिमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रहा है। द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड इंक्लूड पॉलिसी प्रोसीजर एड्रेसिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। सिंपल सी चीजें, हमको इन चीजों के रिगार्डिंग हमको क्या करनी है, पॉलिसीज बनानी है। सबसे पहले लीडरशिप के रिगार्डिंग, दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट, तीसरा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, फिर ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, लास्ट वन मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग। देखिए अपन पास नहीं चल रहे हैं, इनको अपन डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द फर्म्स पर्सनल। ऑफ कोर्स जरूरी है, जो भी पॉलिसीज है वो फर्म के जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको भी उस पॉलिसीज के बारे में पता होनी चाहिए, नहीं तो वो उनको फॉलो कैसे करेंगे, कुछ खास चीजें नहीं है। अब अपन सबसे पहले रहना पॉलिसी देखने वाले हैं किसके रिगार्डिंग, लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। ओके देखिए स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, firm should establish policy and procedure
designed to promote an internal culture based on the recognition that quality is essential in performing engagement. Perform work that complies with the professional standard and regulatory and legal requirement and issue reports that are appropriate in the circumstance. Such policies and procedure should require the firm's chief executive officer or, if appropriate, the firm's managing partner to assume ultimate responsibility for the firm's quality control. Of particular importance is the need for the firm's leadership to recognize that the firm's business strategy is subject to the overriding requirement for the firm to achieve quality in all engagement that the firm perform. देखिए ये क्या बोल रहा है कि देखिए जो आपकी जो क्वालिटी कंट्रोल, राइट, हमको जो क्वालिटी जो अचीव करनी है या फिर हमको जो क्वालिटी से जो कंप्लायंस करना है, राइट, उसके रिगार्डिंग अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? टॉप है ना ऑफिशियल्स की, राइट। उनको है ना पहले सबसे पहले इसके रिगार्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। उनका जो फर्म है, राइट, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एक कल्चर डेवलप करना होगा, राइट। कल्चर वो डेमोन्स्ट्रेट करे, क्या डेमोन्स्ट्रेट करे कि जो क्वालिटी इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट इन आवर वर्क, राइट। हम जो भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी हम एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उन सब में क्वालिटी इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट। क्वालिटी से कभी भी है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। देखिए जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज हम बना रहे हैं वो सही तरीके से डिजाइन हो, उसका इंप्लीमेंटेशन हो, एग्जीक्यूशन हो, उसका सही तरीके से फॉलोअप हो, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है इसके रिगार्डिंग लीडरशिप के रिगार्डिंग। हमारी जो फर्म के जो टॉप ऑफिशियल्स है, राइट, हमारी जो फर्म के जो टॉप ऑफिशियल्स है, जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर उसके जो इक्विवेलेंट, या फिर हमारी फर्म के जो मैनेजिंग पार्टनर है या फिर उसके जो इक्विवेलेंट, राइट, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या करे, वो क्वालिटी से कंप्लाई करे और एक एग्जाम्पल सेट करे अपनी फर्म में कि आपको भी क्या करना है, क्वालिटी से कंप्लाई करना है, बराबर। देखिए क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम तभी सक्सेसफुल है जब क्या है, उसकी प्रॉपर लीडरशिप और रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने फिक्स करी हुई है। ये बड़ी सिंपल सी चीज बात कर रहा है। अब इसमें जो नई चीज जो डाली गई है उस पर अपना फोकस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए देखिए क्या बोल रहा है, ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस is the need for the firm's leadership to recognize that the firm's business strategy is subject to overriding requirement for the firm to achieve the quality in all the engagement that the firm perform। ये क्या बोल रहा है? देखिए हर बिजनेस की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, वो किस तरीके से है ना कस्टमर को है ना अट्रैक्ट करेगा, किस तरीके से उसको होल्ड करके रखेगा, किस तरीके से रेवेन्यू है ना अर्न करेगा, किस तरीके से प्रॉफिट कलेक्ट करेगा, किस तरीके से कंपटीशन को बीट करेगा। तो एक हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी क्या होती है, डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है। आपकी सीएफएम में उसकी भी है ना अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी होगी। तो देखिए जब भी आप अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलप करो, जब भी आप अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलप करो, उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्वालिटी इज अगेन द मोस्ट एसेंशियल पार्ट। क्वालिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो हमेशा आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी को क्या करेगी, ओवरराइड करेगी। मतलब जो भी आप बिजनेस स्ट्रेटेजी में आप डिसीजन लो, जो भी आप पॉलिसी बनाओ, आपको हमेशा क्या करना है, वहां पे क्वालिटी को कंसीडर करना है। क्वालिटी को आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। तो इसको और आगे एलिब्रेट करते हुए इंस्टीट्यूट क्या बताती है, देखिए अकॉर्डिंगली फर्म assign its management responsibility so that commercial consideration do not override the quality of a work performed। देखिए काफी बार क्या होता है, कॉमर्शियल कंसिडरेशन का मतलब है, देखिए काफी बार क्या होता है, आपको हाई फीस मिल रही होगी या फिर आपको कोई दूसरा है ना अदर मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा होगा, या फिर काफी बार हो सकता है आपको अदर देन कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा होगा, राइट, या फिर आपका मान लीजिए कोई बहुत बड़ा क्लाइंट है, राइट, तो वहां पे आपका फर्म का बड़ा रेवेन्यू उस पर डिपेंडेंट होता है। तो ये क्या बोल रहा है, जब भी आप कॉमर्शियल कंसिडरेशन देखिए, राइट, जब भी आप कॉमर्शियल फैक्टर देख रहे हो तो आपको उसके साथ में क्या करना है, क्वालिटी वाले फैक्टर को देखना है। आपको देखना है क्वालिटी वहां पे कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है। अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो ध्यान रखना वो कॉमर्शियल कंसिडरेशन को क्या करेगी, ओवरराइड करेगी। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए एक क्लाइंट आता है हमारे पास कि सर आप क्या करिए, हमारी ऑडिट करिए, क्या करिए आप हमारी ऑडिट करिए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उस क्लाइंट के रिगार्डिंग हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि देखिए अभी उन्होंने है ना जो पिछला ऑडिटर है उसका क्या क्या है, चेंज किया है, बराबर, पहली बात। दूसरी बात क्या चीज है कि वहां पे हो सकता है जो एडवर्स मीडिया इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, साथ में इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पे इनकम टैक्स वगैरह की रेड हुई है, साथ में इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पे हो सकता है कोई ना टैक्स के रिगार्डिंग फ्रॉड वगैरह हो, हमारे पास उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि वो जो क्लाइंट है उसकी इंटीग्रिटी सही नहीं है और वो क्लाइंट इसी वजह से हमको क्या कर रहा है, बहुत हाई फीस दे रहा है। मार्केट में मान लीजिए हमको 1 लाख मिल रही है ऑडिट फीस, पर वो क्या कर रहा है उसके अगेंस्ट हमको मान लीजिए 3 लाख है ना ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पे कॉमर्शियल कंसिडरेशन ऑफ कोर्स है। हम अगर मैं सिर्फ कॉमर्शियल फैक्टर को कंसीडर करूं तो 3 लाख मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, मैं ऑफकोर्स उस चीज को एक्सेप्ट करूंगा। पर ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे सिर्फ आपको कॉमर्शियल फैक्टर नहीं देखना है, आपको यहाँ पे क्वालिटी देखना है। क्वालिटी क्लियरली बोलता है कि अगर क्लाइंट की इंटीग्रिटी पे डाउट, अगर आपको क्लियर है कि क्लाइंट की इंटीग्रिटी सही नहीं है तो हमको उस टाइप का एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। साथ में हमारा कोड ऑफ एथिक्स ये भी बोलता है, अगर आपको लगता है कि कहीं पे अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन वगैरह है तो आप क्या करोगे, वहाँ पे खुद को एसोसिएट नहीं करोगे। तो यहाँ पे एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले पता है कि क्लाइंट की इंटीग्रिटी पे मुझे डाउट है, तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आप सिर्फ कॉमर्शियल कंसिडरेशन नहीं कंसीडर करोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, क्वालिटी को भी कंसीडर करोगे। और इस केस में आपको है ना ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। या फिर मान लीजिए कोई हमारा सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी आ रहा है, राइट, मेरा जो मैं सीनियर ऑफिसर है उसका कोई ना रिलेटेड पर्सन है, वो रिलेटेड पर्सन की भी है ना मुझे क्या है इंटीग्रिटी पे डाउट है। और वो जो मेन जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो एम्फेसाइज कर रहा है, क्या कर रहा है एम्फेसाइज कि देखिए मेरा रिलेटेड पर्सन है इसलिए आप क्या करिए इसका एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लीजिए।
तो राइट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी फर्म का इंटरनल कंट्रोल को भी है ना और बेटर करना पड़ेगा। मुझे अपने एम्प्लॉइज, अपने है ना ह्यूमन पर्सनल है, उनको बताना पड़ेगा कि क्वालिटी इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट। राइट, तो अच्छे से समझ में आया क्या चीज़ है। अभी देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या बोल रहा है, द फर्म पॉलिसी प्रोसीजर एड्रेसिंग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कंपेंसेशन, प्रमोशन including incentive system with regard to its personnel are designed to demonstrate that the firm's overriding commitment to quality। देखिए मतलब ये भी यही चीज बोला है कि जब आप कोई प्रमोशन दे रहे हो, कंपेंसेशन वगैरह दे रहे हो, तो आप क्वालिटी वाले पैरामीटर को वहां पे क्या करोगे, कंसीडर करोगे। बड़ी सिंपल सी चीज है, कुछ खास नहीं है। एंड लास्ट में क्या बोल रहा है, द फर्म डिवोट सफिशिएंट रिसोर्स फॉर द डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट ऑफ इट्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर। ये क्या बोल रहा है, एक बार आपने जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में जो पॉलिसी प्रोसीजर है एक बार आपने बना लिया, तो आपका काम वहां पे खत्म नहीं होता है। आपको एक सफिशिएंट रिसोर्स आपको क्या करना है, उसको एलोकेट करना है, आपको उसको एडिक्वेट टाइम देना है, आपको चेक करना है क्या उन पॉलिसी प्रोसीजर में क्या कोई मुझे चेंज करने की जरूरत है, क्या लीगल रिक्वायरमेंट में कुछ चेंज आया है, क्या उन जो पॉलिसी मैंने बनाई है क्या उसमें कोई डेफिशिएंसी वगैरह तो नहीं। देखिए जैसे अपन काम करते हैं आपको वैसे वैसे पता चलता है यार यार इस चीज का मुझे ध्यान रखना चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करूंगा, और अगर मुझे ऐसा कोई नया पॉइंट मिलता है डेफिशिएंसी, तो मैं क्या करूंगा, उसको अगेन से रेक्टिफाई करूंगा, उसको अपनी पॉलिसी में क्या करूंगा, चेंज करूंगा। तो यही वही बोलता है, क्या बोल रहा है कि आपको पॉलिसी प्रोसीजर एक बार बना के रखना आपका काम नहीं है, आपको क्या करना है, वहां पे सफिशिएंट रिसोर्स आपको क्या करना है, एलोकेट करना है। तो ये सबसे पहले क्या बोल रहा है कि आपको लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग आपको क्या करनी है, पॉलिसी बनानी है। और जो लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या बोल रहा है, आपको एक अपनी फर्म में इंटरनल कल्चर डेवलप करना है जो डेमोन्स्ट्रेट करे कि क्वालिटी इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट इन आवर एंगेजमेंट। क्वालिटी से किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और इसकी अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी है, आपके जो फर्म के जो टॉप ऑफिशियल्स है उनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अब एक और चीज ध्यान रखना, इस पे इंस्टीट्यूट ने अभी एक क्वेश्चन ऐड किया है। राइट, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है एथिकल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्या है, एथिकल रिक्वायरमेंट। ओके, तो सिंपल सी चीज है, हमारी जो फर्म है और उसके जो पर्सनल है वो हमारे जो कोड ऑफ एथिक्स है, दैट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, उससे कंप्लाई करे, इसके लिए भी हमको क्या करनी है, पॉलिसी या प्रोसीजर बनाने। राइट, बड़ी सिंपल सी चीज है। तो देखिए आगे देखते क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द फर्म should establish policies and procedure designed to provide it with a reasonable assurance that the firm and its personnel comply with the relevant ethical requirement. The code establishes the fundamental principles of professional ethics, which include, आपको बहुत अच्छे से पता है, इंटर से पढ़ते हुए आ रहे हो क्या, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। राइट, कुछ खास नहीं है, बड़ा इजी जा रहा है ना। अरे ऑडिट एकदम इजी है, मस्त है, एकदम फ्लो में चलती है, कुछ रटनी, मतलब 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, आराम से अपना आप सेट हो जाएगी। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, द फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर शुड एम्फसाइज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स विच आर रीइंफोर्स्ड इन पर्टिकुलर बाय द लीडरशिप ऑफ द फर्म। जो लीडर है, जो लीडरशिप है, जो इंटरनल कल्चर है, वो भी है ना डेमोस्ट्रेट करेगा क्या कि आपको एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है। साथ में आप क्या करोगे, एजुकेशन ट्रेनिंग भी दोगे। देखिए हम जब ह्यूमन पर्सनल को एक्वायर करते हैं तब भी हम उनके बारे में बताते हैं, और एक बार वो हमारी फर्म का पार्ट बन जाते हैं तब भी हमको क्या करते हैं, टाइमली बेसिस पर उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं। साथ में हम इसके रिगार्डिंग क्या करते हैं, एजुकेशन देते हैं कि आप क्या करना है, एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है। जैसे कि आप, मैं आप जो मेरी जो एंगेजमेंट टीम में आर्टिकल है उसको बताऊंगा, जब कोई ऑडिट करने जा रहा है तो वहां को जो इन्फॉर्मेशन मिले तो वहां पे क्या करेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करेगा, तो उसको थर्ड पार्टी को डिस्क्लोजर नहीं करेगा। राइट, एंड मॉनिटरिंग, मैं कंटिन्यूसली क्या करूंगा, अपनी जो एंगेजमेंट टीम है, राइट, या फिर जो मेरे जो ह्यूमन पर्सन उनके जो वर्क है, मैं क्या करूंगा, उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करूंगा, चेक करूंगा क्या वो एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एंड प्रोसेस फॉर डीलिंग विद नॉन कंप्लायंस, मैं उसको मॉनिटर कर रहा हूं, अगर मुझे कोई नॉन कंप्लायंस मिलता है तो मैं क्या करूंगा, उस केस में ना एडिक्वेट एक्शंस लूंगा। राइट, एक सेकंड गाइस होल्ड करिएगा। ओके, चलिए अपन जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस। साथ में पढ़ा जाता है एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। राइट, इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है रिक्वायरमेंट को। अब देखिए क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इन ऑल एंगेजमेंट इज द फाउंडिंग रिक्वायरमेंट। राइट, ये क्या बोल रहा है, जनरल रिक्वायरमेंट है, क्या बोल रहा है कि आपका किसी भी तरीके का एंगेजमेंट है, ध्यान रखना आपका वहाँ पे इंडिपेंडेंस होना क्या है, फाउंडिंग रिक्वायरमेंट, आपका वहाँ पे इंडिपेंडेंट होना क्या है, बेसिक नेसेसिटी। अगर आप इंडिपेंडेंस नहीं हो तो उसका जो बेसिक पर्पज है वही क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अगर आप इंडिपेंडेंस हो तभी आपका एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अचीव होगा। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, द फर्म शुड एस्टेब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फर्म एंड इट्स पर्सनल इंक्लूडिंग एक्सपर्ट कॉन्ट्रैक्टेड बाय द फर्म एंड नेटवर्क फर्म पर्सनल मेंटेन इंडिपेंडेंस वेयर रिक्वायर्ड बाय द कोड। अब यहाँ पे क्या बोल दिया, वेयर रिक्वायर्ड बाय द कोड। अब देखिए ऑफकोर्स इन्होंने क्या बोला है कि देखिए इंडिपेंडेंस इज द प्री रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस इज द प्री रिक्वायरमेंट। जब अगर इंडिपेंडेंस प्री रिक्वायरमेंट तो आपको ऑफकोर्स यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, पॉलिसी प्रोसीजर बनाना पड़ेगा जो आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे क्या कि आपकी जो फर्म, उसके जो पर्सनल या फिर जो एक्सटर्नल जो एक्सपर्ट वगैरह है जिसके साथ आपने कॉन्टैक्ट किया हुआ है, या फिर आपकी जो नेटवर्क फर्म है वो क्या कर रही है, इंडिपेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ क्या कर रही है, कंप्लाई कर रही है। राइट, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, सच पॉलिसी एंड प्रोसीजर शुड इनेबल द फर्म
टू कम्युनिकेट इट्स इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू इट्स पर्सनल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको अपने जो ह्यूमन पर्सनल है उसको क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। दूसरा क्या बोलता है, सच पॉलिसी शुड इंक्लूड identify and evaluate a circumstance and relationship that create a threat to independence and to take appropriate action to eliminate those threat or reduce them to an acceptable level by applying a safeguard or if considered appropriate to withdraw from the engagement। ये क्या बोल रहा है, मान लीजिए आपने कोई एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली, अब एक्सेप्ट करने के बाद आप क्या करते हो, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हो कि इंडिपेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको थ्रेट तो नहीं है, क्या उससे कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब अगर मॉनिटर करते वक्त अगर आपको कोई ऐसा सर्कमस्टेंस मिलती है जो इंडिकेट कर रही है कि इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट पे क्या हो सकती है, थ्रेट हो सकती है, राइट, या फिर उससे ब्रीच हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उसको एप्रोप्रिएटली डील करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, या तो उस थ्रेट को एलिमिनेट करते हैं, क्या करते हैं, या तो उस थ्रेट को एलिमिनेट करते हैं, या फिर क्या करते हैं, उसको रेड्यूस करते हैं टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। टू एन एक्सेप्टेबल लेवल हम क्या करते हैं, उसको रेड्यूस करते हैं, राइट। या फिर अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, उस केस में विड्रॉल का ऑप्शन क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, विड्रॉल का ऑप्शन कंसीडर करते हैं। अभी देखिए आगे क्या बोल रहा है, देयर शुड एग्जिस्ट अ मैकेनिज्म इन द फर्म बाय विच एंगेजमेंट पार्टनर provide the firm with relevant information about client engagement and personnel of the firm and personnel of firm promptly notify firm of circumstance and relationship that get threat to independence। All breaches of independence should be promptly notified to firm for appropriate action। Its objective is to ensure that independence requirement are satisfied। Of course ये क्या बोल रहा है, जो एंगेजमेंट पार्टनर है साथ में जो दूसरी जो पर्सनल है उनको भी क्या करना है, सारी इंफॉर्मेशन क्या करनी है, फर्म के साथ शेयर करनी है। साथ में अगर कोई इंडिपेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ कोई ब्रीच हुआ या फिर उससे रिलेटेड कोई थ्रेट है तो उसको भी क्या करना है, उस प्रॉपर सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को क्या करना है, फर्म के साथ शेयर करना है। क्यों करना है, फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन, जिससे कि क्या हो सके, एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके, उस थ्रेट को एलिमिनेट रिड्यूस किया जा सके या फिर अदर ऑप्शंस को कंसीडर किया जा सके। अल्टीमेटली कहना ये चाहते हैं कि आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंस के साथ क्या करना है, कंप्लाई करना है। अब इस चीज पे ध्यान रखना, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। क्या है, एटलीस्ट एनुअली, क्या बोल रहा है, एटलीस्ट एनुअली the firm should obtain written confirmation of compliance with its policies and procedure on independence from all firm personnel required to be independent in terms of requirement of the code। राइट, हम क्या करते हैं, एनुअली एक बार जितने भी पर्सनल है इन सबसे क्या करते हैं, रिटर्न कंफर्मेशन लेते हैं कि जो इंडिपेंडेंस है आपने क्या किया, उससे कंप्लाई किया है, राइट। अब एक और चीज ध्यान रखना, ये न्यूली एडेड है, इस पे हो सकता है केस स्टडी भी आ जाए। क्या हो सकता है, इस पे केस स्टडी भी आ जाए। मतलब न्यूली एडेड मतलब पहले इस चीज पे फोकस नहीं हुआ करता था, पर जो न्यू स्कीम है उसमें इस चीज को फोकस से किया गया है। क्या है देखिए, ठीक है, क्या बोल रहा है, एक्सक्यूसी वन लेज स्पेशल इंफेसिस ऑन फैमिलियरिटी थ्रेट। अब देखिए इसको क्या दिया गया, इंडिपेंडेंस के नीचे दिया गया है। फैमिलियरिटी थ्रेट क्या है, मैं और जो क्लाइंट है हम हमारे बीच में क्या है, बहुत अच्छा रिलेशन है, इतना अच्छा रिलेशन है कि हो सकता है उसके कारण मेरे इंडिपेंडेंस को क्या हो सकता है, थ्रेट हो सकता है, राइट। ये किसको बोल रहा है, ये फैमिलियरिटी थ्रेट को क्या कर रहा है, स्पेसिफिकली एड्रेस कर रहा है, कौन है, एक्सक्यूसी वन, राइट। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपका जो एंगेजमेंट है, अगर वहाँ पे क्या फैमिलियरिटी थ्रेट है तो आपको क्या करना चाहिए, उसको एलिमिनेट या फिर रिड्यूस करना चाहिए, राइट। अब देखिए यहाँ पे इसी के लिए फैमिलियरिटी थ्रेट को एड्रेस करने के लिए क्या बोलता है एक्सक्यूसी वन, देखिए, यूजिंग द सेम सीनियर पर्सनल on assurance engagement over a prolonged period may impair the quality of a performance of the engagement। ऑफ कोर्स सीधा सीधा किसके लिए बोल रहा है, इंडिपेंडेंस को बोल रहा है। अगर देखिए अगर आप एक क्लाइंट के साथ कंटिन्यूअसली काम कर रहे हो तो एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा, एक फैमिलिटी जो रिलेशनशिप होता है वो रहना डेवलप हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपके एंगेजमेंट को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, अल्टीमेटली आपके इंडिपेंडेंस को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। Therefore the firm should establish criteria for determining the need for safeguard to address this threat। अब ये फैमिलिटी थ्रेट नहीं हो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ पॉलिसीज बनानी है, आपको इस थ्रेट को क्या करना है, एड्रेस करना है। In determining appropriate criteria, the firm considers such matter as, पहला तो the nature of engagement, including the extent to which it involve a matter of a public interest। अगेन देखिए क्या बोल रहा है, इसको आराम से डिस्कस इसलिए करें, हो सकता है इस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, वेदर एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, एसक्यूसी वन लेज स्पेशल एम्फेसाइज ऑन फैमिलियरिटी थ्रेट using the same senior personnel on assurance engagement over a prolonged period may impair the quality of performance of the engagement। Therefore, the firm should establish criteria for determining the need for safeguard to address the threat। In determining appropriate criteria, the firm considers such matter as, पहला तो the nature of engagement, including the extent to which it involves matter of a public interest। दूसरा, the length of service of the senior personnel on the engagement। ध्यान रखना किसकी बात कर रहा है, length of service of senior personnel। मतलब आप फैमिलियरिटी थ्रेट को जब आप कंसीडर करोगे तो उसमें आप दो पैरामीटर पे आप उसको कंसीडर करोगे। पहला तो नेचर ऑफ एंगेजमेंट, आपका ऑडिट का एंगेजमेंट है, किस टाइप का एंगेजमेंट है, साथ में उसका पब्लिक इंटरेस्ट क्या क्या है, राइट, पब्लिक का कितना है ना इन्वॉल्वमेंट है, राइट, पब्लिक का उसमें कितना इंटरेस्ट है। दूसरा लेंथ ऑफ सर्विस, दूसरा लेंथ ऑफ सर्विस द मेजर फैक्टर, मेन फैक्टर क्या है, लेंथ ऑफ सर्विस उसमें क्या है, बराबर किसकी लेंथ ऑफ सर्विस है, जो सीनियर पर्सनल है, जैसे कि एंगेजमेंट पार्टनर हो गया, राइट, एंगेजमेंट पार्टनर का लेंथ ऑफ सर्विस अपन देखेंगे।
इसी चीज को ध्यान रखना, कंपनी लॉ में भी है ना एड्रेस किया हुआ है। जो अपन ने जो प्रोविजन देखे थे रोटेशन वाले, वो भी बेसिकली इसी चीज को डील कर रहे हैं, फैमिली थ्रेट को ही एड्रेस करने के लिए क्या था, रोटेशन वाले प्रोविजन है। अब देखिए क्या चीज बात कर रहा है, एग्जाम्पल ऑफ सेफगार्ड इंक्लूड रोटेटिंग द सीनियर पर्सनल और रिक्वायरिंग एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ये क्या एग्जांपल दे रहा है, या तो आप क्या करिए जो सीनियर जो पर्सनल है, राइट, आपके जैसे ऑडिट मैनेजर हो गया, या फिर आपके जो एंगेजमेंट पार्टनर है, आप क्या करिए उसको रोटेट करिए, आप क्या करिए उसको रोटेट करिए। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर मान लीजिए कुछ लेंथ ऑफ सर्विस ज्यादा होगी है, राइट, कुछ लेंथ ऑफ सर्विस से ज्यादा होगी, तो आप क्या करिए, आप उसका ना इक्यूसीआर करवा दीजिए, क्या करिए, एक इक्यूसीआर करवा दीजिए। द फैमिलिटी थ्रेट is particularly relevant in the context of financial statement audit of a listed entity। listed entity क्यों, क्योंकि वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा होता है। For this audit, engagement partner should be rotated after a predefined period, normally not more than 7 years, not more than 7 years। देखिए कंपनी लॉ तो अगर आपकी फर्म है, कंपनी लॉ तो वो क्या बोलते हैं, आप 10 साल तक कर सकते हो, राइट। इंडिविजुअल के केस में तो 5 साल है, तो कंपनी लॉ क्या बोलता है, कंपनी लॉ क्या बोलता है, इन केस ऑफ फर्म आपके पास 10 साल है। तो यहाँ पे एसक्यूसी क्या कर रहा है, उस पर लिमिट लगा रहा है, एसक्यूसी क्या कर रहा है, लिमिट लगा रहा है, वो क्या बोल रहा है, आप 7 साल में क्या कर दो, आपको रोटेट कर दो, आप 7 साल में क्या कर दीजिए, रोटेट कर दीजिए, राइट। आप अपनी एंगेजमेंट टीम पे जो मेंबर्स है, आप क्या करिए उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दीजिए इन ऑर्डर टू एड्रेस अ फैमिलिटी थ्रेट। एक्सेप्ट इन केसेज वेयर ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटी इज कंडक्टेड बाय द सोलो प्रैक्टिस, कुछ खास नहीं है, वैसे भी वहाँ पे 5 साल का ही प्रोविजन है। Now, however, to ensure quality control exists in such firm and appropriate report are issued, there is a process for mandatory peer review of such firm। Okay, ये बोल रहा है कि प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन रहे, इसलिए क्या होता है, जो ऐसी जो लिस्टेड कंपनी की जो ऑडिट कर रहे हैं उनका वैसे भी क्या होता है, पीयर रिव्यू होता है। क्या होता है, पीयर रिव्यू होता है। ओके, तो देखिए अपने दो अभी तक रिक्वायरमेंट देखिए, जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था उसको अचीव करने के लिए अभी तक अपने 2 रिक्वायरमेंट देखी है। पहला तो क्या देखा है, लीडरशिप लेनी है। दूसरा हमने क्या देखा है, जो एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग जो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है, हमको क्या करना है, उसके रिगार्डिंग पॉलिसी प्रोसीजर बनाने हैं जो हमको रीजनेबल एश्योरेंस दे कि हमारी जो फॉर्म है और उसके जो पर्सनल है वो क्या कर रहे हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट से क्या कर रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं। और अगर वो कंप्लाई नहीं करते तो हम उस केस में क्या करेंगे, एडिक्वेट एक्शंस लेंगे, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉलिसी बोल रहा है आपको बनानी है इसके रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। मतलब आप कोई भी नया एंगेजमेंट एक्सेप्ट करो या फिर उस क्लाइंट के साथ, राइट, या तो कोई नए क्लाइंट के साथ आपको ये ना रिलेशनशिप नया एंगेजमेंट लो, या फिर उसी क्लाइंट के साथ आप कोई नया एंगेजमेंट लो, राइट, आपको नया एंगेजमेंट एक्सेप्ट करो या फिर कंटिन्यू करने का डिसीजन लो, उससे पहले आपको क्या करना है, कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना है, उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाने। अगर वो पैरामीटर्स सेटिस्फाई होते हैं, अगर वो पैरामीटर सेटिस्फाई होते हैं तभी आप क्या करोगे, एक्सेप्ट या कंटिन्यू के डिसीजन को है ना अप्रूव करोगे, राइट। ये हम बेसिकली क्यों कर रहे हैं, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। ये सारा हम काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमको क्वालिटी को मेंटेन करना है। उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सारी पॉलिसीज वगैरह बना रहे हैं। हमारा बेसिक है ना ऑब्जेक्टिव क्या था, हमको क्या करना है, हमारी फर्म हमारे पर्सनल को क्या करना है, हमको क्या करना है, हमको जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है या फिर जो लीगल और जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है हमको क्या करना है, उससे कंप्लाई करना है, बराबर। और दूसरा हमको जो क्या करना है, एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू करनी है। इन दोनों चीज को इंश्योर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये पॉलिसीज बना रहे हैं। तो अब ये वाली पॉलिसी अपन क्या देख रहे हैं, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, राइट, किसके रिगार्डिंग देख रहे हैं, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस के रिगार्डिंग अपन अब पॉलिसी देख रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, the firm should establish policy and procedure for the acceptance and continuance of client relationship and specific engagement designed to provide it with a reasonable assurance that it will undertake or continue relationship and engagement only where, right। अभी क्या बोल रहा है, आपको बता रहा है कि किस केस में आप है ना कोई एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करोगे या फिर कंटिन्यू करोगे, राइट, किस केस में आप कर सकते हो, किस केस में आप नहीं कर सकते हो। तो ये बोल रहा है कि जब भी आप कोई कंटिन्यू आप एक्सेप्टेंस का डिसीजन लो या फिर कंटिन्यू करने का डिसीजन लो, उससे पहले आपको कुछ चीजें क्या करनी है, कंसीडर करनी है। पहला, इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट। ये क्या बोल रहा है, पहले आपको क्या करना है, आपको इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट को क्या करना है, आपको कंसीडर करना है। ये क्या बोल रहा है, only where it has considered the integrity of client and does not have information that would lead it to conclude that the client lacks integrity। देखिए एक्सेप्ट करने से पहले या कंटिन्यू का डिसीजन लेने से पहले अगर आपको लगता है कि क्या है, क्लाइंट लैक्स इंटीग्रिटी, राइट, क्लाइंट की जो एथिक्स है या फिर उसका जो बिहेवियर है वो सही नहीं है, राइट, अगर आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन है ऐसी, तो आप ध्यान रखो उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करोगे। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरी आपको क्या चीज कंसीडर करनी है, वेदर द फर्म इज कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म द एंगेजमेंट एंड हैज द कैपेबिलिटी टाइम एंड रिसोर्सेज टू डू सो। ये क्या बोल रहा है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऑडिट का एंगेजमेंट आया है, राइट, मान लीजिए वो कोई ऑयल रिजर्व कंपनी है, उसकी आपको ऑडिट करनी है, तो देखिए उस ऑडिट को एक्सेप्ट करो उससे पहले मेरे को देखना है क्या मैं उसके लिए कॉम्पिटेंट हूँ या नहीं, उस पर जो रेगुलेशन एप्लीकेबल है, वहाँ पे ऑडिटर की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या मेरे को उसका ना बहुत अच्छे से नॉलेज है, राइट, क्या मेरे पास एडिक्वेट टाइम है, जो उसके लिए जो एक्सपर्ट की जो जरूरत पड़ेगी, क्या मेरे पास है ना रेलेवेंट एक्सपर्ट है या नहीं है। तो उसकी ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, अपनी कॉम्पिटेंसी वगैरह चेक करूंगा, राइट, क्या मैं उसके लिए कैपेबल हूँ या नहीं हूँ, क्या मेरे पास एडिक्वेट रिसोर्सेज है या नहीं, क्या मैं गिवन टाइम फ्रेम में वो ऑडिट कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये सारी चीज कंसीडर करने के बाद ही मैं क्या करूंगा, उस ऑडिट को एक्सेप्ट करूंगा। नेक्स्ट थिंग, कैन
कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट। मैं देखूंगा क्या इस एंगेजमेंट जो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्या मैं वहाँ पे एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। मान लीजिए वो मेरा क्या है, कोई रिलेटिव है, तो ऑफकोर्स मैं वहाँ पे एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई नहीं कर पाऊंगा, राइट। मेरा जो जजमेंट होगा हो सकता है वहाँ पे बायस हो, मेरी ऑब्जेक्टिविटी है ना नहीं रह पाए। तो अगर मुझे ऐसा लगता है एक्सेप्ट करने से पहले क्या कि मेरी एथिकल रिक्वायरमेंट से मैं कंप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो उस केस में मैं ना ऐसी ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ऐसे एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी हमको कोई है ना एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी है, जब भी हमको कोई एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी है, तब मैं क्या करूंगा, इन तीनों फैक्टर को चेक करूंगा। पहला तो इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, राइट। दूसरा अपनी कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी अपन चेक करेंगे, एंड तीसरा अपन चेक करेंगे क्या अपन एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट। ओके, अब देखिए क्या बोलता है, द फर्म शुड obtain such information as it consider necessary in the circumstances before accepting an engagement with a new client, or when deciding whether to continue an existing engagement, or when considering acceptance of a new engagement with an existing client। इसने सारे ही है ना सर्कमस्टेंस को कवर कर दिया। आपको नया एंगेजमेंट ले रहे हो या फिर कोई एंगेजमेंट का कंटिन्यू करने का डिसीजन ले रहे हो, या फिर आप उसी क्लाइंट के साथ कोई नया एंगेजमेंट कर रहे हो, तब इन हर सर्कमस्टेंस में आपको क्या करना है, इन तीनों फैक्टर को कंसिडर करना है। अभी आगे क्या बोल रहा है, वेयर इश्यू हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड द फर्म डिसाइड to accept or continue the client relationship or specific engagement, it should document how the issue was resolved। मतलब मान लीजिए आपको लगता है कि है ना मैं उस एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई नहीं कर पाऊंगा, मेरा जो ऑडिट मैनेजर है उसका मान लीजिए कोई रिलेशन है, उसके कारण मुझे लगता है क्या कि मैं है ना उस रिलेशनशिप को है ना मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब मान लीजिए मेरा जो ऑडिट मैनेजर वो छोड़ रहा है, राइट, वो उस मेरी है ना फर्म को छोड़ रहा है, उसका है ना मेरी फर्म के साथ कोई रिलेशन नहीं रहने वाला है, तो यहाँ पे जो थ्रेट था एथिकल रिक्वायरमेंट वाला वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, खत्म हो गया, बराबर। मतलब इस तरीके से जो इश्यू था वो रिजॉल्व हुआ। तो मैं क्या करूंगा, जो है ना उसका क्या रिजोल्यूशन था, राइट, वो इश्यू किस तरीके से रिजॉल्व हुआ, पहले अपन क्या करेंगे उसको डॉक्यूमेंट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे ऐसे एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, राइट। अभी आगे क्या बोल रहा है, with regard to the integrity of client matters that the firm consider include। ओके, अपन इंटीग्रिटी को चेक करते हुए अपन क्या क्या इंफॉर्मेशन कंसीडर करेंगे, राइट। तो मतलब उस क्लाइंट ना इंटीग्रिटी वाला है या नहीं है, राइट, उस पैरामीटर को चेक करने के अपन क्या क्या इंफॉर्मेशन कंसीडर करेंगे, राइट, क्या क्या फैक्टर कंसीडर करेंगे। तो ये पहला बोल रहा है, आप देखोगे आइडेंटिटी ऑफ देयर ओनर या फिर उसकी जो मैनेजमेंट है, राइट, जो टॉप ऑफिशियल्स है उसकी आइडेंटिटी क्या है, साथ में उनकी रेपुटेशन क्या है, बिजनेस और उनके जो पर्सनल है, राइट, जो टॉप ऑफिशियल्स के पर्सनल है उनकी आइडेंटिटी और उनकी रेपुटेशन क्या है, सबसे पहले अपन वो देखेंगे। अगर आपको पता है कि मीडिया में इसकी इन्फॉर्मेशन है जो क्लियरली बोल रहा है यार उसकी है ना जो रेपुटेशन वो अच्छी नहीं है, वो फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो ऑफकोर्स मैं ना ऐसी क्लाइंट का ना एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। दूसरा क्या बोल रहा है, तो नेचर ऑफ द क्लाइंट ऑपरेशन इंक्लूडिंग इस बिजनेस प्रैक्टिस, उसकी बिजनेस प्रैक्टिस क्या है। अगर आपको लगता है कि उसकी अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस है तो ऑफकोर्स मेरे को ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। Information concerning the attitude of the client, principal owner, key management, and TCWG. Whether the client is aggressively concerned with maintaining the firm's fee as low as possible. Indication of an inappropriate limitation in the scope of a work। आपको है ना एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो उससे पहले क्या कर रहा है, आपके है ना वर्क पे वो लिमिटेशन लगा रहा है, राइट, तो वहाँ पे एक इन हैंड डाउट ज़्यादा है उसकी इंटीग्रिटी पे। Indication that the client might be involved in money laundering or other criminal activity. The reasons for the proposed appointment of the firm and non-reappointment of the previous firm। Of course हम कोई नई ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं तो जो प्रीवियस जो ऑडिटर होता है हम क्या करते हैं उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, राइट, वही देखने के लिए क्या कि हमको नई ऑडिटर एक्सेप्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे कोई है ना ऐसे कोई ना मतलब हिडन कोई है ना फैक्ट तो नहीं है जो अभी हमको नहीं पता है, राइट। इसके लिए हम क्या करते हैं पिछले वाले ऑडिटर से क्या करते हैं कम्युनिकेशन भी करते हैं। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, देखिए ये वाली जो चीज थी एक बार आप इसको रीड करना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अभी देखिए आगे क्या दिया हुआ है, in considering whether the firm has the capability, competence, time and resource to undertake a new engagement from a new or existing client, the firm review the specific requirement of the engagement and the existing partner and staff profile at all relevant level। देखिए हम देखते हैं हमारे पास कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस है या नहीं, उसके लिए हम क्या क्या देखते हैं, पहले तो रिक्वायरमेंट क्या, ऑडिटर से क्या रिक्वायरमेंट है, राइट, यहाँ पे जो लॉ एंड रेगुलेशन पे जो एप्लीकेबल है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरा हमारे जो पार्टनर या फिर हमारे जो फर्म के जो पर्सन है हम क्या करते हैं उनकी प्रोफाइल देखते हैं, राइट, उनके पास क्या रेलेवेंट एक्सपर्टाइज है या नहीं है, रेलेवेंट नॉलेज एक्सपीरियंस है या नहीं है, राइट। अब क्या बोल रहा है, मैटर्स द फर्म कंसीडर इंक्लूड वेदर फर्म पर्सनल हैव नॉलेज ऑफ द रेलेवेंट इंडस्ट्री और द सब्जेक्ट मैटर। जैसे कि अपने क्या लिया था, अपने जो आई लीजर जो कंपनी थी अपने मान लीजिए उसका एग्जांपल लिया था, तो उस इंडस्ट्री का हमको नॉलेज है या नहीं है, सबसे पहले अपन वो देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे फर्म पर्सनल हैव एक्सपीरियंस विद रेलेवेंट रेगुलेटरी और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट और द एबिलिटी टू गेन द नेसेसरी स्किल एंड नॉलेज इफेक्टिवली। फिर ये क्या बोल रहा है, फर्म है सफिशिएंट पर्सनल विद द नेसेसरी कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस। हम देखेंगे क्या हमारे पास सफिशिएंट है ना ह्यूमन पर्सनल है या नहीं है। फिर अपन देखेंगे क्या हमारे पास एक्सपर्ट अवेलेबल है या नहीं है। फिर ये बोल रहा है इंडिविजुअल मीटिंग द क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू आर अवेलेबल वेयर एप्लीकेबल, राइट। अगर मान लीजिए उस एंटिटी पे है ना मान लीजिए इक्विटी के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं तो क्या हमारे पास उससे रिलेवेंट है ना एक्सपर्ट है या नहीं है, हमारे पास उसके रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट इंडिविजुअल है या नहीं है, अपन वो चेक करेंगे। फिर ये क्या बोल रहा है, द फर्म
whether the firm would be able to complete the engagement within the reporting का deadline, क्या गिवन टाइम फ्रेम में हम हमारी ऑडिट पूरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट। हम ये क्या करेंगे, सारी चीजें चेक करेंगे। ये सारी चीजें जब हम कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी चेक करते हैं या फिर हमारे पास एडिक्वेट रिसोर्स है या नहीं, हम सारी चीजें चेक करते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें ये सारी चीजें बेसिकली चेक करते हैं, राइट। The firm also consider whether accepting an engagement from a new or existing client may give rise to an actual or perceived conflict of interest. Where a potential conflict is identified, the firm consider whether it is appropriate to accept the engagement. Right? ये क्या बोल रहा है, मान लीजिए आप कोई नए क्लाइंट के साथ कोई एंगेजमेंट कर रहे हो या फिर कोई पुराने क्लाइंट के साथ कोई नई एंगेजमेंट कर रहे हो, तो उस एंगेजमेंट के कारण आपको लगता है कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, राइट। आपको लगता है कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, तो आप देखोगे क्या उस केस में मेरे को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कुछ खास नहीं है, राइट। अब ये नेक्स्ट क्या बोलता है, ठीक है, वेयर द फर्म obtains information that would have caused it to decline an engagement if that information had been available earlier. Policy and procedure on the continuance of engagement and the client relationship should include a consideration of, मतलब ये क्या बोल रहा है, जो फिर अपने तीनों फैक्टर कंसीडर किए थे जिसके बेसिस पर अपने डिसीजन लेते हैं कि फोन को एक्सेप्ट करना या नहीं करना। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मान लीजिए एक्सेप्ट करने के वक्त आपको है ना आपके पास नहीं थी, उस समय आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास है ना वो इन्फॉर्मेशन आती है, राइट। और वो इन्फॉर्मेशन ऐसी थी, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले अवेलेबल होती तो आप वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करते, पर अब तो एक्सेप्ट कर ली, तो अब आप क्या करना, तो ये क्या बोलता है, उसके रिगार्डिंग भी आपको क्या करनी है, पॉलिसी प्रोसीजर से बनाने, आपको क्या करना है, उसके रिगार्डिंग भी पॉलिसी प्रोसीजर बनाने हैं। उस पॉलिसी प्रोसीजर अपन सबसे पहले देखेंगे कि हमारी उस केस में प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हमारी वहाँ पे रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, राइट। अगर विड्रॉल पॉसिबल है तो क्या हम विड्रॉल कर सकते हैं, अगर विड्रॉल करते हैं तो विड्रॉल के केस में हमारी क्या रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। देखिए क्या बोल रहा है, should include consideration of a professional and legal responsibility that apply to the circumstance, including whether there is a requirement for the firm to report to the person or the person who made the appointment or in some case to regulatory authority. सबसे पहले क्या बोल रहा है, उस केस में आपको देखनी है कि आपकी प्रोफेशनल लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, साथ में उस केस में आपकी रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एंड क्या बोल रहा है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट और फ्रॉम बोथ द एंगेजमेंट एंड द क्लाइंट रिलेशनशिप, और देखना है क्या उसमें विड्रॉल पॉसिबल है या नहीं। अब आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली तो पहले तो आप क्या विड्रॉल एक्सेप्ट ना कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, अगर विड्रॉल कर सकते हो तो वहाँ पे भी हमारे कुछ और फैक्टर कंसीडर करते हैं। अगर हम विड्रॉल कर सकते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि विड्रॉल के बाद हमारी क्या प्रोफेशनल लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस केस में हमारी क्या रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। रिपोर्टिंग किसको, रिपोर्टिंग दोनों को, वेदर रिपोर्टिंग टू क्लाइंट एंड रिपोर्टिंग टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, राइट। अभी देखिए उसी के बारे में बात कर रहा है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑन विड्रॉल फ्रॉम एन एंगेजमेंट और फ्रॉम बोथ द एंगेजमेंट एंड द क्लाइंट रिलेशनशिप एड्रेस इश्यू दैट इंक्लूड द फॉलोइंग, राइट। आप क्या क्या चीजें कंसीडर करोगे जब आप विड्रॉ कर रहे हो, आप विड्रॉ के रिगार्डिंग पॉलिसी प्रोसीजर बना रहे हो, तो उसमें क्या क्या चीजों को कंसीडर करोगे उस पॉलिसी को बनाते हुए। तो ये पहले तो आप उसमें कंसीडर करोगे डिस्कसिंग विद द appropriate level of a client management and TCWG regarding the appropriate action that the firm might take place on the relevant fact and the circumstance। ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले एक बार अपन चीज को डिस्कस करते हैं। ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, फर्म बोल रहा है कि मान लीजिए ऐसे कुछ सर्कमस्टेंस वगैरह आते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको TCWG मैनेजमेंट के साथ आप क्या करोगे, डिस्कस करोगे क्या फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस, राइट। और उस फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस अगर सही नहीं हुए तो आपको क्या एक्शन लेना पड़ सकता है, तो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस आप क्या करोगे, सबसे पहले उनके साथ है ना कम्युनिकेट करोगे, बराबर। अब एक बार कम्युनिकेट किए तो उसका क्या होगा, उसका रिप्लाई आएगा, राइट। क्या होगा, रिप्लाई आएगा। तो रिप्लाई आने के बाद आप देखोगे क्या हमें विड्रॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। क्या हमें विड्रॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, साथ में उसी के साथ हम देखते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉल क्या है, और अगर विड्रॉल होता है तो उसमें हमारी क्या प्रोफेशनल लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपन क्या करते हैं सारी चीजों को कंसीडर करते हैं। अब इसके बाद अगर हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉल का डिसीजन ले रहे हैं, राइट। अगर हम सोचे कि हमको विड्रॉ करना चाहिए, राइट, मतलब सबसे पहले हमने अपनी प्रॉब्लम TCWG को बता दी। अब TCWG ने उसके साथ हमारा सॉल्यूशन दिया होगा या नहीं दिया होगा, कुछ रिप्लाई दिया होगा। अब उस रिप्लाई के बेसिस पर हम क्या करेंगे, सारी चीजों को कंसीडर करेंगे। अब सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद अगर हमको लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो विड्रॉ करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अगेन TCWG को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनको रीजंस बताने पड़ेंगे हम क्यों है ना विड्रॉल कर रहे हैं, और लास्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट भी सारी चीजें करनी पड़ेगी, राइट। यही विड्रॉल की पॉलिसी बोलती है। विड्रॉल की पॉलिसी क्या बोलती है, आप सीधा विड्रॉ नहीं करोगे, आपको प्रॉब्लम आई आप सीधा विड्रॉ नहीं करोगे, सबसे पहले आप TCWG के साथ कम्युनिकेट करोगे, उसके बाद उसके रिप्लाई के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन सारे देखोगे, एंड लास्ट में आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट भी करोगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप TCWG के साथ क्या करोगे, सारे फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस आप क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे। दूसरा क्या बोल रहा है, इफ द फर्म डिटरमाइन दैट इट इज एप्रोप्रिएट टू विड्रॉ, डिस्कसिंग विद द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द क्लाइंट मैनेजमेंट एंड TCWG, विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट और फ्रॉम बोथ द एंगेजमेंट एंड द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड द रीजंस फॉर विड्रॉ। अगर मतलब अगर आपने सोच लिया हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, राइट, हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उनको कम्युनिकेट करोगे, दैट इज रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लाइंट TCWG मैनेजमेंट। फिर क्या बोल रहा है, कंसीडरिंग वेदर देयर इज अ प्रोफेशनल रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द फर्म टू रिमेन इन प्लेस, मतलब आप क्या करोगे,
अब आपको लगता है सेकंड सर्कमस्टेंस है कि आप पे हमको विड्रॉ करना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप पॉसिबिलिटी देखोगे कि है ना, क्या मैं विड्रॉ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, राइट। अगर विड्रॉ करना पॉसिबल है या नहीं, क्या मुझे लॉ अलाउ करता है विड्रॉ करना, नहीं करता है, पहली चीज आप तो विड्रॉल की पॉसिबिलिटी चेक करोगे। दूसरा, अगर पॉसिबल है, राइट, अगर विड्रॉल पॉसिबल है or for the firm to report the withdrawal from the engagement or from both the engagement and the client relationship together with the reasons for the withdrawal to regulatory authorities, right। साथ में आप क्या करोगे, वहां पे अपनी रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देखोगे। अगर आप विड्रॉ कर रहे हो, विड्रॉ परमिटेड है, तो आप वहां पे देखो क्या मेरी इस पे रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड लास्ट वन, डॉक्यूमेंटिंग सिग्निफिकेंट इश्यूज, कंसल्टेशन एंड कंक्लूजन एंड द बेसिस फॉर द कंक्लूजन। ऑफ कोर्स एक डिफिकल्ट मैटर है, ये एक सिग्निफिकेंट मैटर है, आपने इस पे कोई कंसल्टेशन ली होगी, राइट, उसका कोई रिजोल्यूशन होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। अब अपन जो नेक्स्ट चीज देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स। कौन सी अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉलिसी, अपन देखने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग ये बड़ी इजी है। ये क्या बोल रहा है, अब देखिए आपकी जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स है उसको बेसिकली कंप्लाई किसको करना है, जो आपके जो पर्सनल है उनको भी तो उससे कंप्लाई करना है ना। तो ये क्या बोल रहा है, जब भी आप ह्यूमन पर्सनल को आप क्या कर रहे हो, आप रिक्रूट कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, तब भी आपको क्या करना है, उनको एक्वायर करते वक्त, उनको रिक्रूट करते वक्त भी आप क्या करना है, इन चीजों को ध्यान करना है। आप ऐसे ही पर्सन को क्या करोगे, रिक्रूट करोगे जो आपके जो है ना SQC 1 के जो ऑब्जेक्टिव है उससे कंप्लाई कर सकते हैं, आप ऐसे ही पर्सन को क्या करोगे, एक बार रिक्रूट करोगे, एक्वायर करोगे। अब वहां पे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होती है, राइट, पॉलिसी प्रोसीजर का ये तो एक फर्स्ट पार्ट था। अब ये क्या बोले, एक बार आपने उनको एक्वायर कर लिया, तब आप क्या करोगे, उनको कंटिन्यूसली क्या करोगे, ट्रेन करोगे, उनको एजुकेट करोगे, राइट, उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी पैरामीटर्स, राइट। फिर अगर आप उनको साथ में जो ये जो रिक्वायरमेंट है, राइट, ये जो सारी क्वालिटी के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट है, आप क्या करोगे, उनको कम्युनिकेट करोगे, ये भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। साथ में आप उनको ना मॉनिटर करोगे उनके परफॉर्मेंस को। अगर आपको लगता है कि वहां पे कोई नॉन कंप्लायंस है, तो आप क्या करोगे, वहां पे डिसिप्लिनरी एक्शंस वगैरह भी लोगे। देखिए ये क्या बोल रहा है, द फर्म शुड एस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर designed to provide it with a reasonable assurance that it has sufficient personnel with the capability, competence, and commitment to ethical principles necessary to perform its engagement in accordance with the professional standard, regulatory, and legal requirement, and to enable the firm or engagement partner to issue reports that are appropriate in the given circumstance. Such policy and procedure should address a relevant HR issue, including recruitment, compensation, training, career development, performance evaluation, etc. There should be emphasis on continuing professional development of the firm's personnel. Right? कुछ खास नहीं है, इसके बाद आपके बाद अपन ने वैसे ही डिस्कस कर लिया। इसके आगे अपन पढ़ने वाले हैं, द फर्म शुड असाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच एंगेजमेंट टू एन एंगेजमेंट पार्टनर। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, इसको मार्क करिए। तो फर्म शुड असाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच एंगेजमेंट टू एन एंगेजमेंट पार्टनर। एक क्वेश्चन में दिया हुआ था, रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, फर्म ने दे दी ऑडिटर मैनेजर को, तो ध्यान रखना ये SQC 1 का रिक्वायरमेंट का वॉल्यूशन था। अब आगे क्या बोलता है, फर्म शुड एस्टेब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिक्वायरिंग दैट the identity and role of engagement partner are communicated to key members of the client management and TCWG। मतलब मान लीजिए ऑडिट का केस है, जो एंगेजमेंट पार्टनर है, तो उसके रिगार्डिंग उसकी जो आइडेंटिटी है, राइट, वो है ना क्लियरली कम्युनिकेट करी जाएगी किसको, क्लाइंट के साथ। फिर ये क्या बोल रहा था, एंगेजमेंट पार्टनर हैज द एप्रोप्रिएट कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी, अथॉरिटी एंड टाइम टू परफॉर्म द रोल। अब ध्यान रखना, ये जो ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग हम पॉलिसी बना रहे हैं, तो एक उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज कंसीडर करी जाएगी, जो भी एंगेजमेंट पार्टनर जो उस ऑडिट असाइनमेंट को है ना हैंडल कर रहा है, डील कर रहा है, राइट, उसके पास क्या है, एडिक्वेट कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी है, साथ में उसके पास एडिक्वेट टाइम भी है। फिर क्या बोल रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर आर क्लियरली डिफाइंड एंड कम्युनिकेटेड टू दैट पार्टनर। फिर आगे क्या बोल रहा है, ईच एंगेजमेंट टीम शुड बी एबल टू कैरी आउट इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी विथ नेसेसरी कॉम्पिटेंस एंड स्किल। देयरफॉर द फर्म शुड इंश्योर suitable people are available and also groom them for their role. The firm should assess performance of their partner and team member keeping in mind their commitment towards quality। ये अपन ने वैसे ये सारा वर्बली डिस्कस कर दिया था, एक बार आप इसको वापस से रीड कर लेना, कुछ खास नहीं है। अब नेक्स्ट चीज जो अपन बड़ा इंपॉर्टेंट देखने वाला है, कौन सा, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। अब देखिए अभी तक आपने जो जितनी भी पॉलिसी देखी थी वो सारी बैकग्राउंड पॉलिसी थी। क्या थी, सारी बैकग्राउंड पॉलिसी थी कि हमको एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग हमको क्या करना है, पॉलिसी बनानी है, हमको लीडरशिप के रिगार्डिंग पॉलिसी बनानी है, साथ में हमको इंश्योर करना है जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो क्या करे, अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी है हर एंगेजमेंट की, राइट। साथ में हम कोई भी क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट एक्सेप्ट वगैरह करें, तब भी हम क्या करें, सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद हम क्या करें, एंगेजमेंट एक्सेप्ट वगैरह करें। अब हम जो भी एंगेजमेंट कर रहे हैं वो एज पर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट हो, राइट, उसको भी तो इंश्योर करना जरूरी है ना। ये तो सारा बैकग्राउंड चीज हो गई। अब जब एक्चुअली जब फील्ड वर्क होगा, वो फील्ड वर्क भी एक्चुअली एज पर क्वालिटी हो, राइट, वो एक्चुअली एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड या फिर लीगल या फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, साथ में जो रिपोर्ट ना जो इशू हो है ना एप्रोप्रिएट हो, उसको करना इंश्योर करने के लिए भी हमको क्या करना है, पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाने होंगे, राइट। उसको इंश्योर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाने होते हैं।
कि देखिए अब जब जो हमारा जो ह्यूमन पर्सनल है या फिर जो हमारी जो एंगेजमेंट टीम है वो जब एक्चुअली जो वर्क परफॉर्म कर रही है वो भी है ना एज पर स्टैंडर्ड्स हो, राइट। साथ में वो जो रिपोर्ट इशू कर रही है वो भी है ना एप्रोप्रिएट हो, उसके लिए हमको क्या करनी पड़ती है, पॉलिसी प्रोसीजर से बनानी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलिसी रिलेटेड टू एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। अब जब एक्चुअली जब आप उसको है ना एंगेजमेंट को परफॉर्म कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग भी एक फॉर्म को क्या करना पड़ता है, पॉलिसी प्रोसीजर से बनाने होते हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्म पॉलिसी प्रोसीजर बनाती है वो बनाती है 3 चीजों के रिगार्डिंग, पहला डायरेक्शन, दूसरा सुपरविजन है, तीसरा रिव्यू। एक फ्लो में देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एंगेजमेंट पार्टनर है या फिर जो सीनियर पर्सन होंगे वो क्या करेंगे, एंगेजमेंट टीम को डायरेक्ट करेंगे कि आपको किस तरीके से काम करना है, आपको किस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी से क्या करना है, कंप्लाई करना है। पर्टिकुलर एंगेजमेंट में क्या आपकी प्रोफेशनल है ना स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, क्या लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है, बराबर। हम क्या करेंगे, उनको प्रॉपर्ली डायरेक्ट करेंगे, बराबर। हम उनको प्रॉपर्ली इंडस्ट्री का नॉलेज देंगे, साथ में हम बताएंगे किस तरीके से आपको है ना अपने प्रोसीजर्स को कंडक्ट करना है। अपन उनको कंप्लीट बहुत अच्छी तरीके से क्या करते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं। अब एक बार अपने उनको डायरेक्ट कर दिया तो वो क्या करेंगे, अपना काम स्टार्ट करेंगे। अब जब वो काम स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं, क्या करते हैं, उनको कंटिन्यूसली सुपरवाइज करते हैं, क्या वो सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब एक बार उन्होंने अपना काम कर दिया, एक बार उन्होंने काम कर दिया तो अब हम क्या करेंगे, उनके काम को रिव्यू करेंगे, क्या करेंगे, उनके काम को रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे क्या वो काम हमारे फर्म की जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी है क्या वो काम उसके अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। बड़ा सिंपल सा है। अब ये तो थी बेसिक पॉलिसीज, यहाँ पे सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मेनली एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब इसके आगे 2 और नए पॉइंट जोड़े गए, क्या, एक तो जोड़ा गया कंसल्टेशन वाला, दूसरा जोड़ा गया EQCR वाला, राइट। क्या जोड़ा गया, एक तो कंसल्टेशन, कंसल्टेशन क्या हुआ, वो नॉर्मली हमारी एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं होता, वो हमारी एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं होता है, वो है ना कोई फर्म का दूसरा सीनियर है ना पार्टनर या फिर कोई मेंबर हो सकता है फर्म का, या फिर कोई जो अदर सीनियर पर्सन होता है वो भी हो सकता है कंसल्टेशन वाली प्लेस पे, राइट। कंसल्टेंट वो भी हो सकता है। कंसल्टेशन वाला पॉइंट क्या बोलता है कि देखिए जब आप कोई पर्टिकुलर एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो, अगर वहां पे आपको कोई डिफिकल्ट मैटर आ जाता है, राइट, कोई ना एक्सेप्शनल कोई ना सर्कमस्टेंस आ जाते हैं, राइट, जो नॉर्मली डील नहीं होते, तो आप क्या करोगे, वहां पे कंसल्टेंट के साथ आप क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहां से भी ले सकते हो, बराबर, और आपको लेना चाहिए। एक और उसी तरीके का पॉइंट डाला गया, क्या डाला गया, EQCR, राइट। क्या डाला गया, EQCR। ये क्या करता है, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करता है। ये क्या करता है, अगेन है ना ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करता है, चेक करता है आपने जो भी सारा काम किया है वो सही किया है या नहीं किया है, बराबर। इस तरीके से क्या होता है, जो हम एंगेजमेंट परफॉर्म करते हैं वहां पे भी वो है ना इंश्योर करते हैं कि हमारा काम क्या हो रहा है, हमारा काम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ में हम जो रिपोर्ट इशू कर रहे हैं वो रिपोर्ट भी सही इशू हो, उसके लिए ये पॉलिसी सही होना बहुत जरूरी है। हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था, जो रिपोर्ट इशू हो रही है वो सही रिपोर्ट इशू हो रही है, वो कैसे इंश्योर करेंगे, वो इसी तरीके से इंश्योर करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बाद चैप्टर लगभग पूरा हो जाएगा। अगर ये चैप्टर आपको अभी तक इजी लगा है तो मान के चलिए अपन जितने भी स्टैंडर्ड्स देखने वाले हैं उसमें सबसे बड़ा स्टैंडर्ड यही है, बराबर। इसके बाद जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे स्टैंडर्ड्स इससे छोटे हैं और इससे इजी है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट कौन सा, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसी प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट एंगेजमेंट आर परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, एंड दैट द फर्म or the engagement partner issue report that are appropriate in the circumstance। अभी क्या बोल रहा है, consistency in quality of engagement performance is achieved through briefing of engagement team of their objective, process for complying with the engagement standard, process of engagement supervision and training, method of reviewing performance of work and appropriate documentation of the work performed। ये बेसिकली 3 चीजों की बात कर रहे हैं, किसकी, पहले डायरेक्शन, फिर बाद में सुपरविजन, देन रिव्यू, राइट। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उनको ब्रीफ करेंगे। ब्रीफ करना क्या होता है, उनको डायरेक्ट करेंगे, फिर अपन सुपरवाइज करेंगे, देन अपन क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, सुपरविजन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। सुपरविजन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। सुपरविजन में क्या क्या आता है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ द एंगेजमेंट। देखिए हमारे पास एक टाइम फ्रेम होती है, एक डेडलाइन होती है, जब तक हमको है ना, जब तक है ना एक टाइम होता है जब तक हमको हमारी रिपोर्ट इशू करनी थी, तो हम उसके बेसिस पे देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्रेस है वो सही है या नहीं है, राइट। सारा काम टाइमली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रोग्रेस है हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको ट्रैक करते हैं, क्या वो टाइमली है या नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है, कंसिडरिंग द कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम, addressing a significant issue arising during the engagement, considering the significance and appropriately modifying the planned approach appropriately, right। देखिए इनिशियली हमने बेसिक जो चीजें होती है उसके अकॉर्डिंग हमने डायरेक्ट किया होगा। अब मान लीजिए कोई सिग्निफिकेंट मैटर आ जाता है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट, तो हम उसको है ना एड्रेस करते हैं, क्या करेंगे, हमारे प्रोसीजर्स में क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, दैट इज सुपरविजन। फिर ये क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाइंग मैटर्स फॉर कंसल्टेशन और कंसिडरेशन बाय मोर एक्सपीरियंस्ड एंगेजमेंट टीम मेंबर ड्यूरिंग द एंगेजमेंट। ये क्या बोल रहा है, अगर एंगेजमेंट करते वक्त अगर कोई डिफिकल्ट मैटर आता है या फिर कोई कंटेंशियस मैटर आता है, राइट, अनएक्सेप्शनल मैटर आता है, तो हम इंश्योर करेंगे कि क्या हो रहा है उसके साथ, उस केस में एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिया जा रहा है और साथ में जो सीनियर मेंबर है वो क्या कर रहे हैं, उस मैटर को डील कर रहे हैं। अब लास्ट में क्या है, रिव्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है, रिव्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिव्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिव्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस दैट मोर एक्सपीरियंस्ड एंगेजमेंट टीम मेंबर including the engagement partner review work performed by less experienced team member। रिव्यू में क्या होता है,
हम चेक करते हैं उन्होंने जो काम किया वो सही तरीके से किया है या नहीं किया है। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमने जो डायरेक्शन दिया था क्या वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया है, क्या उन्होंने जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड या फिर लॉ एंड रेगुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है क्या उन्होंने उससे कंप्लाई किया नहीं किया, जो सिग्निफिकेंट मैटर है क्या वो प्रॉपर्ली एड्रेस हुए है या नहीं हुए, राइट। साथ में देखते हैं जो डिफिकल्ट मैटर्स थे, कंटेंशियस मैटर थे, क्या वहाँ पे है ना कंसल्टेंट के साथ कंसल्टेशन दिया नहीं दिया, राइट। उसने जो रेजोल्यूशन बताया था क्या उसको इंप्लीमेंट किया या नहीं किया, क्या उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया या नहीं किया। हम देखते हैं क्या हमारी टीम ने है ना सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है ना एविडेंस कलेक्ट किया है या नहीं किया, राइट। साथ में उन्होंने जो एविडेंस जो कलेक्ट किए हैं और जो कंक्लूजन फ्रेम किया है क्या वो प्रॉपर रिलेशनशिप में है या नहीं है, राइट। एविडेंस के अकॉर्डिंग कंक्लूजन होना चाहिए, राइट। जो वो रिपोर्ट इशू कर रहे हैं क्या वो एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यही सारी चीजें क्या होती है रिव्यू होती है, बराबर। देखिए क्या बोल रहे हैं हम रिव्यू में क्या करते हैं, चेक करते हैं whether the work has been performed in accordance with the professional standard, regulatory and legal requirement, whether the significant matter have been raised for further consideration, whether appropriate consultation has taken place or not, whether there is a need to revise nature, timing, extent of the work performed, the work performed support the conclusion raised and is appropriately documented, the evidence obtained is sufficient and appropriate to support the report, the objective of the engagement procedure have been achieved, right। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था उस एंगेजमेंट का क्या वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, हम ये बेसिकली सारा रिव्यू करते हैं। एक सेकंड गाइस होल्ड करते हैं, 1 मिनट का ब्रेक और फिर शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कहाँ पे, ओके। अपन नेक्स्ट जो पॉलिसी देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं विद रिलेशन टू कंसल्टेशन। ये सारे ही जो अपन देख रहे हैं सारी है ना एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के रिलेटेड हम जो पॉलिसी बनाते हैं सारी चीज़ें उसी के ना पार्ट है। अब देखिए जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कंसल्टेशन। क्या बोल रहा है, फर्म शुड एस्टेब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद अ रीजनेबल एश्योरेंस। कंसल्टेशन हम क्या लेते हैं बेसिकली, सबसे पहले जो डिफिकल्ट मैटर होते हैं हम क्या करते हैं वहाँ पे कंसल्टेशन लेते हैं। तो फर्म को इंश्योर करना है, राइट, फर्म को पॉलिसी प्रोसीजर बनाना जो उसको रीजनेबल एश्योरेंस दे कि उसकी जो टीम है उसकी जो पर्सनल है वो क्या कर रहे हैं, जो डिफिकल्ट मैटर है दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट, राइट, वो क्या कर रहे हैं डिफिकल्ट मैटर पे जो कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया है उसके साथ क्या कर रहे हैं एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ले रहे हैं। और जो कंसल्टेंट जो रिजोल्यूशन दे रहा है वो क्या कर रहे हैं उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं, राइट। साथ में वो क्या कर रहे हैं जो टीम है जो पर्सनल है वो क्या कर रहे हैं कंसल्टेंट को टाइमली बेसिस पे सारी इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं उसके साथ शेयर कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, the firm should establish policy and procedure designed to provide it with a reasonable assurance that appropriate consultation take place on difficult or contentious matter. Sufficient resources are available to enable appropriate consultation to take place. The nature and scope of such consultation are documented and conclusion resulting from such consultation are documented and implemented. Right? हमको इसके रिगार्डिंग क्या करनी होती है, पॉलिसी बनानी होती है। अभी क्या बोल रहा है, consultation include discussion at the appropriate professional level with the individual within or outside the firm who have specialized expertise to resolve the difficult or contentious matter. Consultation help to promote quality and improve application of a professional judgment. Effective consultation with other professionals require that those consultants be given all the relevant facts and that will enable them to provide informed advice on technical, ethical and other matters. Consultation procedure require consultation with those having appropriate knowledge, seniority and experience within the firm or where applicable outside the firm on significant technical, ethical, other matter and appropriate documentation and implementation of the conclusion resulting from such a consultation. तो ये कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए था, समझा आपको पहले दिया था। जो इसका अगर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो है ये वाला, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। कौन सा, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो चलिए आइए देखिए सुनते हैं क्या है इक्यूसिया। तो क्या बोल रहा है, फर्म शुड एस्टेब्लिश policy and procedure requiring for appropriate engagement and EQCR that provide objective evaluation of the significant judgment made by the engagement team and the conclusion raised in formulating the report. ये क्या बोल रहा है, जहाँ पे EQCR जरूरी है, जहाँ पे EQCR जरूरी है वो क्या कर रहा है, उस सारे केस में आप क्या कर रहे हैं, आप EQCR करवा रहे हो। EQCR क्या करता है, जो भी एंगेजमेंट टीम ने सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए हैं और जो कंक्लूजन फ्रेम किए हैं वो क्या करता है, उसका ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करता है। क्या करता है, उसका ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करता है, देखता है वहाँ पे कोई बायसनेस वगैरह तो नहीं है, जो लॉ एंड रेगुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है क्या उससे कंप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। वो क्या करता है बेसिकली वो सही चीजें देखता है। अभी क्या बोल रहा है, सच पॉलिसी एंड प्रोसीजर शुड रिक्वायर एन EQCR फॉर ऑल ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। अब देखिए SQC1 क्या बोल रहा है, जो लिस्टेड एंटिटी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो ऑडिट होती है, राइट, जो लिस्टेड एंटिटीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो ऑडिट होती है वहाँ पे EQCR क्या है, मैंडेटरी है। अगर आपकी फर्म कोई लिस्टेड एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रही है तो आपको इंश्योर करना है कि क्या हो रहा है, उसका EQCR हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका EQCR हो रहा है, ये आपको इंश्योर करना है, राइट। दूसरा क्या बोल रहा है, आपकी फर्म को क्या करना पड़ेगा,
firm should set out criteria against which all other audit and review of historical financial information and other assurance and related service engagement should be evaluated to determine whether an engagement quality control review should be performed। और उसके अलावा जो दूसरे केसेस है वहां पे आपकी फर्म क्या करेगा, क्राइटेरिया सेट करेगी कहां पे उनको इक्विटी करना है जरूरी, राइट। अगर वो कोई क्राइटेरिया सेट करते हैं और कोई फर्म उस अगर कोई एंटिटी उस क्राइटेरिया में आती है तो आपकी फर्म क्या करेगी, आपकी फर्म उसका भी है ना इक्विटी करवाएगी, राइट। लास्ट में यही बोल रहे हैं, रिक्वायर एन इक्यूसीआर फॉर ऑल एंगेजमेंट मीटिंग द क्राइटेरिया एस्टेब्लिश्ड इन कंप्लायंस विद सब पैराग्राफ बी, राइट। जो बी में हमने जो क्राइटेरिया सेट किया है, अगर कोई कंपनी कोई एंटिटी उस क्राइटेरिया में आ रही है तो हमारी फर्म क्या करेगी, उसका भी इक्यूसीआर करवाएगी। इसमें एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान होनी चाहिए, कौन सी, जो लिस्टेड एंटिटी है उसका इक्यूसीआर क्या क्या है, मैंडेटरी किया गया है। अगर आपको लिस्टेड एंटिटी के है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हो तो उसका इक्यूसीआर क्या है, मैंडेटरी है। इक्यूसीआर एक बार आपको फिर बता दो इक्यूसीआर क्या होता है। जो एंगेजमेंट टीम जो सिग्निफिकेंट जजमेंट लेती है और जो कंक्लूजन फ्रेम करती है, इक्यूसीआर क्या करता है, उसका ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करता है। इक्यूसीआर कौन होता है अपन पहले ही देख चुके थे, इक्यूसीआर कौन होता है अपन पहले ही देख चुके हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आप हाईलाइट करिएगा, वहां पे भी अगर एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकता है। कहां पे, एक है द फर्म पॉलिसी प्रोसीजर should require the completion of a EQCR before the report is issued। मैंने आपको चीज पहले भी हाईलाइट कर दी, एक बार फिर से हाईलाइट कर रहा हूं, क्या कि जब तक EQCR कंप्लीट नहीं हो जाता है, राइट, जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है जब तक उसका रिव्यू पूरा नहीं हो जाता है, राइट, तब तक आपकी रिपोर्ट इश्यू नहीं होगी, तब तक आप अपनी रिपोर्ट इश्यू नहीं कर सकते, राइट। अभी क्या बोल रहा है, एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ऑर्डिनरीली इन्वॉल्व डिस्कशन विद द एंगेजमेंट पार्टनर, a review of the financial statement or other subject matter information and the report, and in particular consideration of whether the report is appropriate। It also involves review of selected working paper relating to significant judgment that the engagement team made and the conclusion they reached। बेसिकली बता रहा है कि जो रिव्यूअर है वो बेसिकली क्या क्या चीजें करता है, वो एंगेजमेंट पार्टनर के साथ डिस्कस करेगा, राइट। साथ में जो सिग्निफिकेंट जजमेंट के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो उनको भी है ना एक बार रिव्यू करेगा, बराबर। आपने जो कंक्लूजन फ्रेम किया वो उसको भी रिव्यू करेगा, बराबर। साथ में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या करेगा, उनको भी रिव्यू वगैरह करता है। अभी क्या बोल रहा है, the extent of the review depend on the complexity of the engagement and the risk that the report might not be appropriate in the circumstance। वो मतलब डिपेंड करेगा वो जो उसका रिव्यू है, राइट, वो कितना एक्सटेंसिव होगा कितना नहीं होगा, डिपेंड करेगा एंगेजमेंट टू एंगेजमेंट, राइट। साथ में उस एंगेजमेंट में रिस्क कितनी है, राइट, साथ में उस एंगेजमेंट में रिस्क कितनी है, उसके बेसिस पे उसका ना रिव्यू डिपेंड करेगा। द रिव्यू डज नॉट रिड्यूस द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे अगेन एक बार अपन को केस स्टडी देखने को मिली हुई है। इस पे एंगेजमेंट पार्टनर बोलता है कि देखिए उसका रिव्यू हो गया है, बराबर, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कम हो गई है। तो यहाँ पे एसपीसी में क्लियरली बोलता है आपकी जो रिव्यू की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग है। देखिए हमने जो डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू में हमने जो रिव्यू की रेस्पॉन्सिबिलिटी देखी थी वो एंगेजमेंट पार्टनर वो आपकी है, राइट। वहाँ पे इक्यूसीआर का कोई रोल नहीं है, बराबर। इक्यूसीआर का काम अलग है, आपका काम अलग है, आपको अपना रिव्यू करना ही पड़ेगा। अगर इक्यूसीआर जरूरत है इक्यूसीआर का अपना रिव्यू करना ही पड़ेगा, दोनों अलग अलग चीजें, किसी की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है, राइट। अब ये नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू for audit of financial statement of listed entity include considering the following। एक बार मुझे बताइए इक्यूसीआर क्या क्या करेगा। सबसे पहले आपकी इंडिपेंडेंस को ऑफकोर्स इवैल्यूएट करेगा। दूसरा आपने जो सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए हैं वो क्या करेगा, उसको भी इवैल्यूएट करेगा। साथ में अगर कोई मैटर कोई सिग्निफिकेंट मैटर अरेज हुआ था तो वो क्या करेगा, उसको भी है ना कंसीडर करेगा, राइट। वहाँ पे क्या रिस्क थी, आपने उस रिस्क को किस तरीके से एड्रेस किया वो उसको भी इवैल्यूएट करेगा, ऑफकोर्स वो करेगा। साथ में आपने जो बोला था, आपने जो कंक्लूजन फ्रेम कर रहे हो वो उसको भी है ना रिव्यू करता है। साथ में आपकी रिपोर्ट इशू करने वाले वो क्या करता है, उसको भी रिव्यू करता है। साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी रिव्यू करता है, राइट। बहुत सारी चीजें रिव्यू करता है। आपने जो सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए हैं वो उसको भी रिव्यू करेगा। तो देखिए ये यहाँ पे वापस आई वही चीजें वापस से रिपीट करी गई है। देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या करेगा रिव्यूअर, engagement teams evaluation of the firm's independence in relation to a specific engagement। दूसरा significant risk identified during the engagement and response to those risk। फिर ये judgment made particularly with respect to materiality and significant risk। इसको भी अपन क्या बोलते हैं, significant judgment ही बोलते हैं। फिर ये क्या बोल रहा है, where appropriate consultation has taken place on matter involving difference of opinion or other difficult or contentious matter and the conclusion arising from such consultation। अगेन ये बोला है जो बेटा आपने कंसल्टेशन के साथ आपने डिस्कस की है वो क्या करेगा, उसको भी रिव्यू करता है। फिर ये क्या बोला है, सिग्निफिकेंस एंड डिस्पोजिशन ऑफ अ करेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द एंगेजमेंट। अगर कोई मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई है, राइट, वो क्या करेगा, उसको भी है ना क्या करेगा, रिव्यू करता है। फिर क्या बोल रहा है, द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी एंड वेयर एप्लीकेबल अदर पार्टी सच एज रेगुलेटरी बॉडीज। अगर कोई मैटर है जिसको आपने टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट किया था या फिर रेगुलेटरी बॉडी के साथ कम्युनिकेट किया था, वो क्या करेगा, उस मैटर को भी क्या करेगा, इवैल्यूएट करता है, कंसीडर करता है। Whether working paper selected for the review reflect the work performed in relation to significant judgment and support the conclusion reached। लास्ट में वो चेक करेगा जो आप रिपोर्ट इशू कर रहे हो क्या वो एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अभी देखिए सारा काम अपन क्यों कर रहे हैं, ये सारा काम अपन क्यों कर रहे हैं, अपन एक इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, राइट, वो हमको एक रीजनेबल एश्योरेंस दे कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी और जो लीगल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहे हैं। दूसरा हम जो रिपोर्ट इशू कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू कर रहे हैं। इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये इतने सारे चेक लगा रहे हैं, राइट। अपन ने इतने सारे क्वालिटी चेक लगा दिए उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, राइट।
अब देखिए ये आगे क्या बोल रहा है। अ, ठीक है, यहाँ पे अगर एक चीज़ आपको लिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पे शॉर्ट नोट कैसे बना सकते हो। देखिए अपन इक्विशर बहुत देर से है ना रीड कर रहे हैं इक्विशर के बारे में, इक्विशर कौन करता है, कैसे करता है, क्या क्या करता है, तो उससे आपको बेसिक आइडिया लग जाना चाहिए। एक जो बेसिक आइडिया आपको लगना चाहिए वो किसके रिगार्डिंग लगना चाहिए, सिग्निफिकेंट जजमेंट के रिगार्डिंग। इक्विशर नॉर्मली जो मैटर को डील करता है वो कैसे मैटर को डील करता है, जो सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे जो आपने जो कंसल्टेंट के साथ जो मैटर डिस्कस किए, जो मैटर आपने डीसीडब्ल्यू के साथ कम्युनिकेट किए, जो मैटर आपने रेगुलेटरी बॉडी के साथ है ना आपने ना कम्युनिकेट किए, राइट, जो मैटर जिसको है ना सीनियर पर्सन ने हैंडल किए, राइट, तो ये क्या कर रहा है, जो सिग्निफिकेंट डिस्क अरेंज हुई थी वहाँ पे आपने जो जजमेंट लिए थे वो क्या करता है, उनको कंसिडर करता है, राइट। साथ में आपने बोला था जो रिपोर्ट है वो एप्रोप्रिएट है नहीं, उसको कंसिडर करता है। साथ में जो सिग्निफिकेंट जजमेंट से रिलेटेड वर्किंग पेपर है वो उसको क्या करता है, कंसीडर करता है, वो चेक करता है वर्किंग पेपर है ना एडिक्वेटली डेमोस्ट्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या आपने उन सारी चीजों को एडिक्वेटली सही तरीके से डील करी है या नहीं करी है, वो क्या करता है, हम सब चीजों को कंसीडर करता है। तो आपका जो है ना मेन फोकस यहाँ पे जाना चाहिए, इसको याद करने के लिए वो जाना चाहिए सिग्निफिकेंट मैटर्स को लेकर, राइट। इक्विशर क्या करता है, मेनली जो सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं उनको कंसीडर करता है। अगर आप ये चीज दिमाग में रखोगे तो सारे पॉइंट इजीली आपको याद हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज, इक्विशर का मेन पार्ट पूरा हो गया, छोटे छोटे क्वेश्चन जहां से आ सकते हैं अपन थोड़ा थोड़ा वो देख लेते हैं। देखिए क्या बोलता है, engagement quality control review for engagement other than audit of financial statement of listed entity may depending on the circumstance include some or all of these consideration। देखिए हमने जो ऊपर जो पॉइंट देखे थे वो पॉइंट देखे थे इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी। अब अगर कोई दूसरी एंटिटी का अगर लेना इक्विशर हो रहा है तो ये सारी चीजें परफॉर्म हो सकती है या फिर कुछ कम भी परफॉर्म हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस, कुछ खास नहीं है। अब आगे चलते हैं, क्या है, where the engagement quality control reviewer makes recommendation that the engagement partner does not accept and the matter is not resolved to the reviewer's satisfaction, the report is not issued until the matter is resolved by following the firm procedure for dealing with the difference of opinion। ये क्या बोल रहा है, अगर एंगेजमेंट कंट्रोल रिव्यूअर है और जो एंगेजमेंट पार्टनर है, अगर दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, क्या है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो ध्यान रखना जब तक वो डिफरेंस रिजॉल्व नहीं हो जाता है, जब तक वो डिफरेंस रिजॉल्व नहीं हो जाता है आप अपनी रिपोर्ट इश्यू नहीं करोगे। रिपोर्ट शैल नॉट बी इश्यूड अंटिल द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज रिजॉल्व। तो अगर आप चाहो तो एक किसका है ना आपने जब नोट्स बनाओ तो वहाँ पे एक एमसीक्यू के लिए ना आप सेटिस्फाइड होते हैं, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हैं आप क्या करना उसको अलग से नोट डाउन कर लेना, या फिर कोई ना एक छोटा सा कोई ना ऐसा है ना नोट बना देना जिससे आपको ये चीजें क्या होती है रिकॉल हो जाए, राइट। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, engagement quality control reviewer should be suitably qualified external person such as partner or employee or can be from another firm with similar background। it is necessary to maintain objectivity of such a reviewer। देखिए उसका काम ही क्या है, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करना, उसका काम ही क्या है ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करना। तो उस इवैल्यूएशन उसका ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जरूरी है कि जो रिव्यूअर है वो क्या हो, ऑब्जेक्टिविटी उसकी मेंटेन रहे, राइट, उसकी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रहे, राइट है, ये भी इंश्योर करना क्या है जरूरी है। अगर उसकी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन नहीं है तो जो बेसिक पर्पज है ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन वही क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब देखिए ये आगे क्या बोलता है, द फर्म पॉलिसी एंड प्रोसीजर आर डिजाइन टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो इसके लिए क्या करते हैं हम पॉलिसी वगैरह भी बनाते हैं जो हमको रीजनेबल एश्योरेंस देती है कि जो इक्विशर है उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या हो रही है, मेंटेन हो रही है। या फिर अगर अदर वर्ड्स में कहूँ तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए भी हम क्या करते हैं पॉलिसी वगैरह बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इक्विशर इज नॉट सेलेक्टेड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर। इक्विशर कौन होगा, राइट, ये एंगेजमेंट पार्टनर सेलेक्ट नहीं करेगा। एक और एग्जाम्पल, does not otherwise participate in the engagement during the period of review। राइट, ध्यान रखना उसका काम क्या है, रिव्यू करना है, राइट। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में वो ध्यान रखना पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने वहां पार्टिसिपेट कर दिया तो ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन नहीं कर पाएगा वो। does not make decision for the engagement team and is not subject to other consideration that would threaten to reviewers objectivity। मान लीजिए जिस एंटिटी की ऑडिट हो रही है और वो जो इक्विशर जिसकी वो रिव्यू कर रहा है, मान लीजिए वो एंटिटी से किसी तरीके से क्या है रिलेटेड है या फिर एंगेजमेंट पार्टनर से क्या है किसी तरीके से रिलेटेड है, राइट, तो उस केस में क्या हो सकता है उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे क्या हो, थ्रेट हो। तो ध्यान रखना हमको इंश्योर करना है कि वो किसी से भी रिलेटेड नहीं हो। अभी क्या बोल रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर में कंसल्ट द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ड्यूरिंग द एंगेजमेंट। ऑफ कोर्स हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर सकते हैं, पर हमको जब भी डिस्कशन करें हमको एक चीज इंश्योर करनी है कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे किसी तरीके का इफेक्ट नहीं हो, बराबर। Where the nature and extent of consultation becomes significant, however, care is taken by both the engagement team and the reviewer to maintain the reviewer's objectivity। हम डिस्कशन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, पर जब भी हम करें हमको देखना है कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे इफेक्ट नहीं है। Where this is not possible, another individual within the firm or suitable qualified external person is appointed to take on the role of either the engagement quality control reviewer or the person to be consulted on the engagement। राइट, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिविटी को थ्रेट है तो हमको उस केस में क्या करना पड़ेगा, इक्विशर को चेंज करना पड़ेगा।
The firm's policy should provide for the replacement of the EQCR where the ability to perform an objective review may be impaired. बराबर। अब नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। क्या पॉइंट है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ये अभी तक अपन वही पॉइंट देखे जो अपने एंगेजमेंट परफॉर्मेंस देखे हैं, ये सारे उसी के ही पार्ट हैं। अब क्या है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहाँ कहाँ हो सकता है? एंगेजमेंट टीम के बीच में हो सकता है, जो कंसल्टेंट है उसके बीच में हो सकता है, इक्यूसीआर के साथ में हो सकता है। बराबर। तो क्या बोल रहा है? द फर्म शुड एस्टेब्लिश policy procedure for dealing with and resolving difference of opinion within the engagement team, those consulted and where applicable between the engagement partner and the EQCR. Conclusion reached should be documented and implemented. अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व के साथ जो रिजोल्यूशन आएगा आपको क्या करना है? उसको इंप्लीमेंट भी करना है और उसको डॉक्यूमेंट भी करना है। आगे क्या बोलता है? रिपोर्ट शुड नॉट बी इश्यूड अंटिल द मैटर इज रिजॉल्व। अब एक और पॉइंट आ गया, जब तक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है whether between engagement team, whether between consultant और whether between EQCR and EPU, कहीं पे भी अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो जब तक वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिजॉल्व नहीं हो जाता है तब तक आपकी रिपोर्ट इश्यू नहीं होगी। A firm using a suitably qualified external person to conduct an EQCR recognize that difference of opinion can occur and establish procedure to resolve such difference, for example by consulting with another practitioner or firm or professional or regulatory body। किस तरीके से आप रिजॉल्व कर सकते हो? तो आप कोई दूसरे सीनियर पर्सन से आप क्या कर सकते हो? डिस्कस करके उस मैटर को रिजॉल्व कर सकते हो। राइट। लास्ट पार्ट एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का कौन सा? एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। किसकी बात कर रहे हैं? एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन की। कंप्लीशन ऑफ असेंबली ऑफ फाइनल एंगेजमेंट फाइल्स। द फर्म शुड एस्टेब्लिश पॉलिसी प्रोसीजर फॉर एंगेजमेंट टीम टू कंप्लीट द असेंबली ऑफ फाइनल एंगेजमेंट फाइल ऑन टाइमली बेसिस आफ्टर द एंगेजमेंट रिपोर्ट हैव बीन फाइनलाइज्ड। इस पे भी एक छोटा सा क्वेश्चन आया था, उसको डाउट था कि रिपोर्ट इश्यू करने से पहले है ना जो असेंबली है सारी कंप्लीट करनी है या फिर रिपोर्ट इश्यू होने के बाद में? तो ऑफकोर्स रिपोर्ट इश्यू होने के बाद में हमको क्या करनी होती है? सारी असेंबली करनी होती है। नेक्स्ट चीज क्या है? इन द केस ऑफ ऑडिट फॉर एग्जांपल सच अ टाइम लिमिट इज ऑर्डिनरीली नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। इन केस ऑफ ऑडिट हमको 60 डेज में हमको सारी क्या करनी होती है? असेंबली पूरी करनी होती है। इस पे भी एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकता है। फिर ये क्या बोल रहा है? वेयर टू और मोर डिफरेंट report are issued in respect of the same subject matter information of an entity, the firm's policy and procedure relating to time limit for assembly of final engagement file address each report as if it were a separate engagement। मान लीजिए हम किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या कर रहे हैं? ऑडिट भी कर रहे हैं, उसकी रिव्यू भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसका ऑडिट भी कर रहे हैं, उसका रिव्यू भी कर रहे हैं। बराबर। तो ये क्या बोल रहा है? उस केस में ध्यान रखना तो दोनों ही एंगेजमेंट है, दोनों ही जो रिपोर्ट है उसको क्या बोलेंगे? सेपरेट एंगेजमेंट है बोलेंगे। फिर ये क्या बोल रहा है? फर्म शुड एस्टेब्लिश अ पॉलिसी प्रोसीजर डिजाइन टू मेंटेन तो कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी, रिट्राइवेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। इस पे भी एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया था। राइट। ये क्या बोल रहा है? एंगेजमेंट जो फर्म है, राइट सॉरी जो फर्म है सीए फर्म है, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या कर रही है? जो एंगेजमेंट फाइल है राइट वो क्या कर रही है? उसके रिगार्डिंग कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर रही है, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रही है, उसको प्रॉपर अपडेटेड रख रही है, उसको प्रॉपर्ली सिक्योर रख रही है, उसको एक्सेसिबल रख रही है। अगर आप ई फॉर्म राइट आप मतलब डिजिटल फॉर्म में रख रहे हो तो उसको प्रॉपर अपडेट करना, उसको सिक्योर रखना, उसका बैकअप रखना, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? फर्म की होती है। The firm should establish policy and procedure for the retention of engagement documentation for a period sufficient to meet the needs of firm or is required by law or regulation. In the specific case of audit engagement, the retention period ordinarily is no shorter than 7 years from the date of auditor's report। देखिए लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? इन केस ऑफ ऑडिट राइट आपको 7 साल तक अपनी जो एंगेजमेंट फाइल राइट जो फाइल है आपको 7 साल तक उसको क्या करना है? आपको पास में रखना राइट। आपको उसको कितने टाइम तक रिटर्न करना है? 7 साल तक। बराबर। उससे ज्यादा रख सकते हो, उससे कम नहीं रख सकते। अब ये आगे क्या बोल रहा है? इंपॉर्टेंट, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लॉ और रेगुलेशन एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। राइट। जो डॉक्यूमेंटेशन हमने किया है एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन क्या हमने जो फाइल बनाई है वो किसकी प्रॉपर्टी है? फर्म की प्रॉपर्टी है। द फर्म मे एट इट्स डिस्क्रिप्शन मेक पोर्शंस ऑफ और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल टू क्लाइंट provided such disclosure does not undermine the validity of work performed or in case of assurance engagement the independence of the firm or its personnel। ये क्या बोल रहा है? सबसे पहले बोल रहा है आपकी जो एंगेजमेंट फाइल है, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन है वो किसकी प्रॉपर्टी है? जो फर्म है या उसकी प्रॉपर्टी है। बराबर। उसके बाद फर्म का डिस्कशन है, फर्म का डिस्कशन है कि जो वर्किंग पेपर है वो उसका पोर्शन या फिर उसका कुछ पोर्शन उसका पार्ट क्लाइंट को अवेलेबल करवाए। राइट। सिर्फ क्लाइंट को दिया हुआ है, थर्ड पार्टी को नहीं दिया हुआ है, क्लाइंट को अवेलेबल करवाए है। वहां पे भी है ना जो फर्म है उसके आना डिस्कशन रहेगा कि वो कराए या नहीं कराए। पर अगर वो कराने का डिसीजन लेती है, अगर वो क्लाइंट को कुछ पोर्शन अवेलेबल कराने का डिसीजन लेती है तो डिसीजन लेने से पहले उसको 2 चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी। वो पोर्शन अवेलेबल कराए क्लाइंट के साथ, उससे पहले फर्म को 2 चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी। पहला तो जो वैलिडिटी ऑफ वर्क है राइट
उसको दो चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी। क्या चीजें? दैट सच डिस्क्लोजर डज नॉट अंडरमाइन वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म। आपने जो वर्क परफॉर्म किया है, पहले तो उसको है ना वैलिडिटी को कम नहीं कर रहा है, दूसरा वो किसी तरीके से इंडिपेंडेंस को क्या कर रहा है, थ्रेटन नहीं पहुंचा रहा है, राइट। आपके इंडिपेंडेंस पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए उस चीज का। ये दोनों चीजें इंश्योर करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, अपने वर्किंग पेपर का कुछ एक्स्ट्रा या कुछ पोर्शन आप ना क्लाइंट को अवेलेबल करवा सकते हो। चलिए अब अपन लास्ट पॉलिसी देख रहे हैं विथ रिलेशन टू क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। क्या था, हमने सारी पॉलिसी वगैरह बना दी, उनको इंप्लीमेंट कर दिया, एग्जीक्यूट किया, सब कुछ कर रहे हैं। अब इसका जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है वो क्या रहता है, मॉनिटरिंग। अब हमको देखना है हमने जो पॉलिसी प्रोसीजर बनाए थे क्या वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हुए या नहीं हुए, क्या वो सही तरीके से उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या उस पॉलिसी प्रोसीजर में कोई डेफिशिएंसी वगैरह तो नहीं है, राइट। साथ में कोई लॉ एंड रेगुलेशन में कोई रिक्वायरमेंट कोई चेंज तो नहीं हुई है, कोई नई रिक्वायरमेंट तो नहीं आई है। अगर आई है तो हमको हमारी पॉलिसी प्रोसीजर को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यही क्या होता है बेसिकली, है ना, मॉनिटरिंग होता है। और अगर हमको कोई डेफिशिएंसी अगर मिलती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, रेमेडियल एक्शन लेते हैं। क्या करते हैं, रेमेडियल एक्शन लेते हैं। दिस इज व्हाट मॉनिटरिंग। देखिए क्या बोल रहा है, firm should ensure that policies and procedure relating to system of quality control are relevant, adequate, operating effectively, and complied within practice. Such policy procedures should include an ongoing consideration and evaluation of the firm's system of quality control, including periodic inspection of the selection of a completed engagement. अब देखिए हमने स्टार्टिंग में जो इंस्पेक्शन का मीनिंग देखा था ना, वो यहाँ पे रेलेवेंट हो जाता है, राइट। अब देखिए आगे क्या है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एंगेजमेंट हैज टू बी मॉनिटर्ड टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहले देखेंगे तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की जो पॉलिसी है क्या वो एप्रोप्रिएटली डिजाइन है और क्या वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है। सबसे पहले हम उसको है ना मॉनिटर करेंगे। फिर हम, और ध्यान रखना मॉनिटर जो होता है ये भी है ना कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है। एक बार हमने पॉलिसी डिजाइन कर ली, इंप्लीमेंट कर ली, उसका एग्जीक्यूशन शुरू हो गया तो मॉनिटरिंग भी साथ साथ में चलता रहता है। साथ में हम देखेंगे कोई जो लॉ एंड रेगुलेशन है उसमें कोई नया डेवलपमेंट वगैरह तो नहीं हुआ, कोई नई रिक्वायरमेंट वगैरह तो नहीं आई है। अगर आई है तो हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारी पॉलिसी प्रोसीजर में क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। Conducting monitoring by entrusting responsibility of the monitoring process to a partner or other person with sufficient and appropriate experience and authority in the firm। मतलब ये मॉनिटरिंग प्रोसेस रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, जो फर्म के जो सीनियर पर्सन है ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर ये क्या बोल रहा है, डीलिंग विद कंप्लेंट एंड एलिगेशन अगेंस्ट द फर्म और एनी एम्प्लॉई ऑफ इट नॉन कंप्लायंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और एप्रोप्रिएट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बाय अ पर्सन विद इन आउटसाइड द फर्म। अगर मान लीजिए कोई कंप्लेन आ रही है, राइट, कि आपकी फर्म क्या है, प्रोफेशनल जो रिक्वायरमेंट है या फिर जो लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायरमेंट उससे कंप्लाई नहीं करी, मतलब हमारे अल्टीमेटली हमें जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी उसे ना कंप्लाई नहीं कर रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस मैटर को एडिक्वेटली डील करेंगे। हम क्या करेंगे, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। और अगर हमको लगता है कि हमारी टीम ने क्या किया उससे कंप्लाई नहीं किया है तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शंस लेंगे, राइट। क्या बोल रहा है, टेकिंग एप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन अगेंस्ट द पर्सनल हु डिड नॉट कंफर्म टू क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। Taking action when deficiency in the design or operation of the firm quality control policy and procedure or non-compliance with the firm system of quality control are identified। Okay, again सेम चीज है। इसके साथ अपना SQC1 होता है पूरा। अब इंस्टीट्यूट ने SQC1 के साथ कुछ और पॉइंट डाले हैं। क्या क्या डाले हैं, अगेन ये भी सारे वही पॉइंट है। इनका भी ऑब्जेक्टिव क्या है, कहीं ना कहीं क्वालिटी को मेंटेन करना, उसको इंश्योर करना। एक बार इसको रीड कर लेते हैं, चांसेस कम है आने के, पर बाय लकीली आ जाए तो हम यहाँ पे मार्क्स अपने ना वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहला क्या है, पीयर रिव्यू बोर्ड। इसको कौन है ना कॉन्स्टिट्यूट करता है, आईसीआई। इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, आईसीआई। अब पीयर रिव्यू बोर्ड भी क्या करता है, बेसिकली हमारा जो वर्क है वो क्या करता है, उसको रिव्यू करता है और चेक करता है क्या हम क्वालिटी के अकॉर्डिंग सारा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, राइट। क्या हमने क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट किया है या नहीं किया है अपनी फर्म में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्वालिटी को और इंप्रूव करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारी क्वालिटी को और इंप्रूव करना। देखिए बड़ा सिंपल है, क्या है, द पीयर रिव्यू बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय काउंसिल ऑफ आईसीआई। The main objective of a peer review board is to ensure that in carrying out assurance engagement, technical, professional and ethical standard, including regulatory requirement, are complied with by the member of ICAI। सबसे पहले बोल रहा है वो चेक करता है क्या आप जो रिक्वायरमेंट है क्या आप उससे कंप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दूसरा, whether proper system are in place including documentation thereof which imply demonstrate quality of assurance service provided by the members। दूसरा, क्या आपने अपनी फर्म में क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट किया है या नहीं किया है, उसको चेक करता है। जो आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे आप क्या कर रहे हैं, आप उन लीगल रिक्वायरमेंट से क्या कर रहे हो, कंप्लाई कर रहे हो। अभी क्या बोल रहा है, peer review is meant for purpose of enhancing quality of a professional work resulting in more reliable and useful audit report। Peer review means an examination and review of system and procedure to determine whether the same have been put in place by the practice unit for ensuring quality of assurance service as envisaged by the technical, professional, ethical standard or any other regulatory requirement। ये क्या करता है, आपका जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता है ये क्या करता है, उसको है ना इवेल्युएट करता है। Once a practice unit is subjected to peer review, its assurance engagement record pertaining to peer review period are subject to examination and review by the peer reviewer। On completion of this exercise, a peer review certificate is issued in case of a unqualified report issued by the peer reviewer।
इन केस ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट it is informed to the practice unit that same cannot be issued along with the results therefore and as well as informed about the due date for conducting a follow on review as may be decided by the board। कुछ खास नहीं है कि क्या बोल रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती है, सब कुछ है ना एप्रोप्रिएट होता है, तो क्या कहता है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इशू कर लेते हैं, राइट। इसी को क्या बोलते हैं, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट को इशू कर लेता है। पर अगर मान लीजिए कोई ना प्रॉब्लम आती है तो उस केस में क्या करता है, वो एक क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करता है, साथ में वो है ना रीजंस भी बताता है कि उन्होंने क्वालिफाइड रिपोर्ट क्यों इशू करी है, और साथ में वो टाइम लिमिट भी देता है कि वापस कब है ना रिव्यू किया जाएगा, राइट, वापस कब है ना रिव्यू किया जाएगा। तो कुछ खास नहीं है, एक बार इसको रीड कर लेना। सेम गोज विद क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसको कौन मैनेज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन मैनेज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड हैज बीन सेट अप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। It consists of member nominated by central government and council of ICI। The functions of QRB का ना अगेन फंक्शंस क्या है, वो सबसे पहले ध्यान रखना क्या करते हैं, हमारी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो क्या करते हैं, उसको एवेल्युएट करते हैं। उसके बेसिस पे ध्यान रखना वो मेंबर्स को भी है ना रिकमेंड करते हैं, साथ में काउंसिल को भी क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं किस तरीके से क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। साथ में QRB का एक और फंक्शन है, वो देखते हैं क्या हम जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है क्या उससे कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए उसका काम क्या है QRB का, टू रिव्यू द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग ऑडिट सर्विस। अब उसके बेसिस पे, रिव्यू के बेसिस पे क्या करेंगे, वो रिकमेंड करेंगे टू द काउंसिल रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स, एंड उस रिव्यू के बेसिस पे क्या करेंगे, टू गाइड द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड एडहेरेंस टू द वेरियस स्टैट्यूटरी एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। बड़ा सिंपल है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन रेस्पेक्ट ऑफ द कंपनीज आर आइडेंटिफाइड फॉर देयर ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बेस्ड अपॉन रिस्क बेस्ड अप्रोच। वहाँ पे रिस्क कितनी है, राइट, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में रिस्क कितनी है, उस ऑडिट में रिस्क कितनी है, उसके बेसिस पे ध्यान रखना उन फाइलों का सिलेक्शन किया जाता है। The review is carried out by the technical reviewer who are impaneled by the QRB on engagement basis from across the country। कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट वन, नफरा, हॉट टॉपिक आज के टाइम में। क्या है हॉट टॉपिक आज के टाइम में, नफरा। ये बस इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा पूरा। नफरा, ठीक है, बड़ा इजी है। क्या है, नफरा हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड in terms of section 132(1) of the Company Act 2013। ड्यूटीज ऑफ नफरा also include the following। नफरा की ड्यूटीज में क्या क्या आता है, मॉनिटर एंड इन्फोर्स कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। वो देखता है नफरा कि हमारी जो फर्म है क्या इन स्टैंडर्ड से कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है, नहीं करती तो क्या करता है, उसमें नई एक्शंस भी लेती है, और अभी भी तो बहुत भारी भारी एक्शन ले रही है, दबा के एक्शन ले रही है। ये हमारे जो प्रोफेशनल एथिक्स हमें देखने वाले चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट। बेसिकली उसकी जो क्लॉजेस थे, राइट, उसके जो शेड्यूल्स के जो क्लॉजेस थे वो एज इट इज नफरा ने ले लिए, और अगर उनका वायलेशन होता है तो नफरा बहुत भारी भारी पेनल्टी लगाता है। नफरा की एक और ड्यूटी क्या है, ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ द प्रोफेशन एसोसिएटेड विद इंश्योरिंग कंप्लायंस विद सच स्टैंडर्ड एंड सजेस्ट मेजर फॉर इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ सर्विस। मुझे नहीं पता ये इंप्रूवमेंट के लिए तो कितना सजेशन देता है, हाँ ऑफकोर्स देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता है, पर इसकी पेनल्टी बहुत हैवी है। नफरा की पेनल्टी बहुत हैवी है। नाउ इट हैज पावर टू मॉनिटर and enforce compliance with the accounting standard and auditing standard and oversee the quality of service under section 132 or undertake investigation under section 132(4) of the auditor of certain class of companies। Such companies include listed company, insurance company, banking company or other company as provided for in Rule 3 of NAPRA Rule 2018। आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना, उसको देखने की जरूरत है। Therefore, overseeing quality of audit service of listed company falls under the purview of NAPRA। QRB can review quality of audit service provided by the members of the institute only in respect of entity other than those specified under Rule 3 of NAPRA Rule 2018 and those referred to QRB by NAPRA under relevant rules। कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है। इसी के साथ अपना चैप्टर होता है पूरा। अब चैप्टर का इंपॉर्टेंट में आपको मेन चीज क्या कंसीडर करनी है, देखिए आपको जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ऑफकोर्स मैं कराऊंगा, पर जिसका अटेम्प्ट नवंबर 25 या फिर मई 26 में है उनको क्या करना है, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप क्या करिए, आप खुद है ना अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। कैसा, इस लेक्चर को अच्छे से सुनिए, समझिए, एक बार बुक से वापस सारा रीड आउट करिए, गो थ्रू करिए, उसके बाद क्या करिए, सारा समझने के बाद आपको लगता है चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया, आप उसके क्वेश्चंस को गो थ्रू करिए क्विकली, उसके बाद आप क्या करिए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए जो फ्लो में आपको चैप्टर समझ में आए। मुझे किस फ्लो में समझ में आता है, मैं सबसे पहले डालता हूँ उसका स्कोप, अगर रेलेवेंट है तो फिर ऑफकोर्स डालना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव, अच्छे से डालना है कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट लिंक हो जाए। जैसे कि अपने ऑब्जेक्टिव डाल दिया इसका बराबर कि हमको क्या करना है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना है जो रीजनेबल एशंस दे कि हमारी जो फॉर्मर जो पर्सनल है वो क्या करी है, प्रॉपर से स्टैंडर्ड लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करिए और जो रिपोर्ट इशू करिए वो एप्रोप्रिएट है। ये मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्टिव डालूंगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव डालूंगा रिपोर्ट है ना सही से इश्यू हो रही है, फिर उसी के साथ में क्या करूंगा, रिक्वायरमेंट को अटैच कर दूंगा इस तरीके से, तो मुझे इससे ना एक स्टैंडर्ड का पूरा फ्लो है ना एक साथ में दिख जाएगा, राइट। तो उसको बाद में रिवाइज करना क्या होगा, ईजी होगा और फास्ट होगा। चलिए इसी के साथ अपना पूरा होता है SQC 1। राधे राधे, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए
एक बार स्टैंडर्ड का नाम फिर से रीड करिए। तो देखिए स्टैंडर्ड का नाम क्या है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अपना जो एस 220 है ये सिमिलर है SQC 1 से, सिमिलर कहिए या फिर इसको और अपन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर एक बार समझिए ये भी है ना, जो आप इसका कंटेंट देखोगे आपको लगेगा सर ये सिमिलर है SQC 1 से। एक बार इसकी हेडिंग को थोड़ा सा समझते हैं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ क्या कि चैप्टर की हेडिंग से आपको इतना अच्छा क्लैरिटी होनी चाहिए कि मोस्टली कंटेंट आपको चैप्टर की हेडिंग से ही आपको रिकॉल हो जानी चाहिए। तो एक बार इसकी चैप्टर की हेडिंग देखते हैं क्या है। तो देखिए चैप्टर स्टैंडर्ड की हेडिंग है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है क्वालिटी के रिगार्डिंग बात कर रहा है, मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी विद रिगार्ड टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। SQC 1 किसकी बात कर रहा था, फर्म लेवल पे बात कर रहा था कि आप किसी भी टाइप की सर्विस दे रहे हो आपको क्या करना है, क्वालिटी को इंश्योर करना है। पर ऐसे जो 220 है ये किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग बात कर रहा है। किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बोल रहा है कि वहां पे आपको क्या करना है, क्वालिटी को क्या करना है, मेंटेन करना है, क्वालिटी को इंश्योर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्कोप देख लेते हैं। इसका भी जो स्कोप है वो सिमिलर टू SQC 1 है, बट एक डिफरेंस से ध्यान रखना क्या है। देखिए दिस स्टैंडर्ड डील्स विद स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर रिगार्डिंग क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले ये किससे डील करता है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ऑडिटर की। यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जो हमारा जो एंगेजमेंट पार्टनर है, जो ऑडिटर है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसके रिगार्डिंग, क्वालिटी को मेंटेन करने के रिगार्डिंग किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की। SQC 1 में किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, फर्म की जो टॉप ऑफिसर्स थे उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, राइट। अगेन सेम चीज दी हुई क्या, दिस स्टैंडर्ड इज टू बी रीड इन कंजंक्शन विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। चलिए अब अपन हार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड देखते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव, ऐसे 220 का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए आराम से सुनिएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर at the engagement level that provide the auditor with reasonable assurance that the audit complies with the professional standard and regulatory and legal requirement, and the audit report and the auditor's report issued is appropriate in the given circumstance। देखिए इसका भी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सिमिलर टू SQC 1 है। क्या है, सिमिलर टू SQC 1 है, पर जो ऐसे 220 जो डील करता है वो किससे डील करता है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर डील करता है। ये क्या बोलता है यहाँ पे, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे किसका ऑब्जेक्टिव है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको इंश्योर करना है क्या कि उसकी जो ऑडिट है वो किससे कंप्लाई कर रही है, क्वालिटी से कंप्लाई कर रही है। क्या कर रही है, क्वालिटी से कंप्लाई कर रही है। इसलिए स्टैंडर्ड ऑडिटर को क्या बोलता है, आपको क्या करना है, एंगेजमेंट लेवल पे, कहां पे, एंगेजमेंट लेवल पे आपको क्या करना है, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। क्या करना है, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर इंप्लीमेंट करना है जो आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे। क्या, जो आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे, किसके रिगार्डिंग, पहला तो जो आपकी ऑडिट है वो किससे कंप्लाई कर रही है, जो भी आपके जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड साथ में जो रेगुलेटरी एंड जो लीगल रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कर रही है, आपकी ऑडिट उससे कंप्लाई कर रही है। दूसरी, आप जो ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो आप ऑडिटर रिपोर्ट इश्यू कर रहे हो वो कैसे इश्यू कर रहे हो, एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर रहे हो, राइट। इन दोनों पैरामीटर को इंश्योर करने के लिए आपको क्या करना है, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर इंप्लीमेंट करना है। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, यहाँ पे ऑडिटर की है, राइट। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, यहाँ पे ऑडिटर की है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या क्वेश्चन है, देखिए नॉर्मली आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, डिफरेंस बिटवीन SQC 1 एंड SA 220। पर मेरा क्वेश्चन ये है आपके लिए कि आप मुझे डिफरेंस बताइए, आप मुझे डिफरेंस बताइए किसके बीच में, ऑब्जेक्टिव ऑफ SQC 1 एंड SA 220, राइट। इन दोनों के ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है, आप मुझे ये बताइए, राइट। एक बार अगेन थोड़ा सा रीड करिए क्या बोलता है SA 220 का ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एट द एंगेजमेंट लेवल दैट प्रोवाइड ऑडिटर विद रीजनेबल एश्योरेंस। देखिए वहां पे जहां पे भी वर्ड फर्म यूज करते थे, यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया जा रहा है, ऑडिटर, बराबर। क्वालिटी के जो पैरामीटर है वो सेम है, सेम पैरामीटर अपन SQC 1 में भी दिखा, तो सेम पैरामीटर अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे भी देख रहे हैं। बट SQC 1 में रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, फर्म की थी, राइट। फर्म के जो टॉप ऑफिसर्स वगैरह होते हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। पर यहाँ पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, अगेन किसकी है, एंगेजमेंट पार्टनर जो ऑडिटर जो असाइन किया गया है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसके रिगार्डिंग, क्वालिटी को इंश्योर करने के रिगार्डिंग, राइट। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी सिमिलर टू किसके है, SQC 1 से। किससे सिमिलर है, SQC 1 से। बट एक मेजर डिफरेंस आपको जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, पहला तो यहाँ पे आप जो भी पढ़ रहे हो वो आपको पढ़ना है विद रेफरेंस टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसके रिगार्डिंग, ऑडिट के रिगार्डिंग, राइट। सेकंड चीज, यहाँ पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है वो किसकी रहने वाली है, एंगेजमेंट पार्टनर जो ऑडिटर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, राइट। तो अब उसको क्या क्या है ना, पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, डिजाइन करनी पड़ेगी, इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो ये स्टैंडर्ड बताता है, सारी सेम रिक्वायरमेंट है। वही पहला लीडरशिप को लेके है, फिर है एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, फिर अगेन एक्सेप्टेंस कंटिन्यूंस की बात कर रहा है, फिर ये बात कर रहा है असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम,
फिर ये बात कर रहा है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, लास्ट में मॉनिटरिंग एंड देन डॉक्यूमेंटेशन, राइट। तो अब देखिए अपन सबसे पहली रिक्वायरमेंट देखते हैं कौन सी, लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड फास्ट जा सकता है क्योंकि इसके जो सारे जो कंसेप्ट है ना वो एसक्यूसी 1 के जैसे ही है। हाँ, एक और चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज जो स्टैंडर्ड में आपको शायद यहाँ पे अपन को देखने को नहीं मिले, क्या चीज, देखिए ऐसे 220 में एक स्टेटमेंट दिया गया है। क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अगर आपको ऐसे 220 के ऑब्जेक्टिव और रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है, राइट, अगर आपको ऐसे 220 के ऑब्जेक्टिव और रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है तो उसकी एक प्री रिक्वायरमेंट है, राइट। ऐसे 220 की प्री रिक्वायरमेंट है क्या, कि आपकी फर्म क्या कर रही है, एसक्यूसी 1 आपकी फर्म पे अप्लाई है और आपकी फर्म क्या कर रही है, एसक्यूसी 1 की जो रिक्वायरमेंट है उससे कंप्लाई कर रही है। एसक्यूसी 1 जो पॉलिसी बनाने का बोल रहा है, जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करने का बोल रहा है, वो आपकी फर्म क्या कर रही है, वो इंप्लीमेंट कर रही है। अगर वो सारे एसक्यूसी 1 की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई हो रहा है तभी ध्यान रखना ऐसे 220 से कंप्लायंस पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी चीज सिंपल से क्या दिया हुआ है, आप एसक्यूसी 1 के अकॉर्डिंग डील करोगे, क्या करोगे, एसक्यूसी 1 के अकॉर्डिंग डील करोगे। अब अगर एसक्यूसी 1 से कंप्लायंस नहीं है तो आप ऐसे 220 से कंप्लाई कैसे करोगे, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। अब देखिए अपन पहली रिक्वायरमेंट देखते हैं किसके रिगार्डिंग, लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी को रिगार्डिंग। तो देखिए लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग एक चीज अपन को पहले ही समझ में आ जानी चाहिए क्या, कि यहाँ पे लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहने वाली है, इंगेजमेंट पार्टनर, ऑडिटर की क्या रहने वाली है, रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। तो अब यहाँ पे ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को इसके रिगार्डिंग पॉलिसी वगैरह बननी पड़ेगी। साथ में अब उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, अपनी एंगेजमेंट टीम को गाइड करे कि आप क्या करिए, ऑडिट सही तरीके से करिए, बराबर। आप क्या करिए, जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स वगैरह अपनी ऑडिट पे जो एप्लीकेबल है आप क्या कर रहे हो उससे कंप्लाई कर रहे हो, बराबर। आप सही रिपोर्ट इशू करिए, आप सही तरीके से ऑडिट करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करिए, उसको डिस्कस करिए। आप उनको बताओगे कि ऑडिट इज द क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। क्वालिटी जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, ये आप क्या करोगे, अपनी एंगेजमेंट टीम को बताओगे। अब देखिए काफी बार क्या होता है, सिर्फ बताना है ना काफी नहीं होता है, राइट। बताने से काम नहीं चलता है। काफी बार जो लीडर जो होता है ना उसको एग्जांपल सेट करना पड़ता है और साथ में उसको भी उन पॉलिसी से क्या होता है, कंप्लाई करना होता है। अगर वो फॉलो करेगा तभी उसकी जो फॉलोअर्स है, उसकी जो एंगेजमेंट टीम है वो क्या करेगी, उसको फॉलो करेगी। तो देखिए ऐसे 220 लगभग यही बात करता है। देखिए एक बार रीड करते हैं क्या बात करता है, लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट्स, engagement partner shall take responsibility for the overall quality on each audit engagement to which that partner is assigned, राइट। सिंपल सी बात क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसके रिगार्डिंग, क्वालिटी के रिगार्डिंग। हमेशा ध्यान रखना क्वालिटी को दो पैरामीटर पे ना कंसीडर किया जाता है। अब देखिए आगे क्या बोलता है, एंगेजमेंट पार्टनर shall emphasize थ्रू हिज एक्शन एंड मैसेज, मतलब उसको खुद को क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा साथ साथ में। अब ये क्या बोल रहा है, engagement partner shall emphasize to his actions and message importance to audit quality of performing work that complies with professional standard, regulatory and legal requirement, complying with the firm's quality control policy and procedure, issuing auditor's report that are appropriate in the circumstance, the engagement team's ability to raise concern without fear, and the fact that quality is the most essential part in performing auditor's engagement। ये क्या करेगा, अपनी टीम को बताएगा, इसका इंपॉर्टेंस बताएगा। कैसे बताएगा, अपने एक्शन से, अपने मैसेज से, पॉलिसीज से, एग्जाम्पल सेट करके वो क्या करेगा, अपनी टीम को ये मैसेज क्या करेगा, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेगा। अब देखिए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। ये भी सिमिलर एसक्यूसी 1 से। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या है एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या बोलता है, जो एंगेजमेंट पार्टनर, राइट, जो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर है उसको क्या करना है, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी जो एंगेजमेंट टीम है ना, उसकी जो एंगेजमेंट टीम वो क्या कर रही है, एथिकल रिक्वायरमेंट और जो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है वो क्या कर रही है, उससे कंप्लाई कर रही है, क्या कर रही है, उससे कंप्लाई कर रही है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या प्रोसीजर देता है एंगेजमेंट पार्टनर के लिए, कि देखिए सर आपको क्या करना है, आपको थ्रू आउट द ऑडिट आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, राइट। आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि देखिए ऐसे कोई सर्कमस्टेंस वगैरह तो नहीं है या फिर ऐसे इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि जो इंडिकेट कर रही है कि एथिकल रिक्वायरमेंट से है ना नॉन कंप्लायंस है। सिंपल सा आपको कंटिन्यूअसली क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि एथिकल रिक्वायरमेंट और साथ में जो इंडिपेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट है, क्या एंगेजमेंट है आपकी उससे कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही। आपको क्या करना है, कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना है। साथ में आप क्या करते हो, इंक्वायरी भी करते हो टाइम टू टाइम बेसिस पे, राइट। किसकी इंक्वायरी क्यों करते हो, आप इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हो कि जो एथिकल रिक्वायरमेंट है और जो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है क्या उससे कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिंपल सी चीज। उसके बाद स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि अगर आपको क्या मिलता है, अगर आपको क्या मिलता है, नॉन कंप्लायंस मिलता है, क्या मिलता है, नॉन कंप्लायंस मिलता है, बराबर, कि ये जो रिक्वायरमेंट है उससे क्या हुआ है, कंप्लायंस नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको क्या करना है, एडिक्वेट एक्शन लेना होता है, राइट। तो देखिए क्या बोल रहा है, एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। देखिए थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट, राइट, मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं कर रहा है, थ्रू आउट, राइट, कंप्लीट पीरियड की बात हो रही है। द एंगेजमेंट पार्टनर शैल रिमेन अलर्ट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग इंक्वायरी, मतलब प्रोसीजर बता रहा है आप किस तरीके से है ना इवेल्यूएट कर सकते हो कि इन रिक्वायरमेंट से कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग इंक्वायरीज किसके रिगार्डिंग, for evidence of non-compliance with relevant ethical requirement by members of the engagement team, if matters come to the engagement partner's attention, right, that engagement team have not complied with the relevant ethical requirement, engagement partner in consultation with other in the firm shall determine the appropriate action, right।
तो उस केस में आप क्या करोगे, अगर आपको लगता है कि आपकी एंगेजमेंट टीम ने क्या क्या है एथिकल रिक्वायरमेंट से क्या क्या है कंप्लायंस नहीं किया है, तो उस केस में आपको क्या करना है, एडिक्वेट एक्शन लेना चाहिए, राइट। आप क्या करोगे, उसमें एडिक्वेट एक्शन लोगे, बराबर। साथ में आप क्या करोगे, ये मैटर क्या करोगे, फर्म के साथ डिस्कस करोगे, राइट। आप क्या करोगे, ये मैटर फर्म के साथ डिस्कस करोगे और जो फर्म की जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, एडिक्वेट एक्शन लोगे। सेकंड किसकी बात कर रहा है, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। क्या बात कर रहा है, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे भी एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, कि वो चेक करे कि उसकी जो टीम है वो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट से क्या कर रही है, कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही। इसके लिए अगेन वो सेम चीज करता है, इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन वगैरह करता है और वो चेक करता है क्या ऐसा कोई सर्कमस्टेंस तो नहीं है, राइट। कोई यहाँ पे ऐसे सर्कमस्टेंस या कोई ऐसी रिलेशनशिप तो नहीं है जो क्या कर रही है, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट को क्या कर रही है, थ्रेट पहुंचा रही है। यहाँ पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन तो उसको नहीं मिली है, राइट, जो क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है जो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है वो क्या हुई है, ब्रीच हुई है, राइट। अगर उसको ऐसे कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट क्या हुई है, ब्रीच हुई है, राइट। यहाँ पे ऐसे उसको सर्कमस्टेंस या रिलेशनशिप मिलते हैं, राइट, जो क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, थ्रेट पहुंचाने, क्या कर रहे हैं, थ्रेट पहुंचा रहे हैं। तो उस केस में क्या करता है, अगेन एडिक्वेट एक्शन लेते हैं। क्या करता है, एडिक्वेट एक्शन लेता है। एडिक्वेट एक्शन में क्या होगा, या तो क्या करेगा, उस थ्रेट को क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा, या फिर उसको क्या करेगा, एक्सेप्टेबल लेवल तक लाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, राइट। या तो उसको एलिमिनेट करेगा, मतलब सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो क्या करता है, अपन उसको एलिमिनेट करने की ट्राई करते हैं 100%। अगर वो पॉसिबल है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्टेबल लेवल तक लाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, विड्रॉल का ऑप्शन भी क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, विड्रॉल का ऑप्शन क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं एज पर आर फर्म्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। देखिए क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। द ऑडिटर शेल फॉर्म अ कंक्लूजन ऑन कंप्लायंस विद द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। इन डूइंग सो एंगेजमेंट पार्टनर शेल obtain relevant information to identify and evaluate circumstance and relationship that create a threat to independence, right। कैसे करेगा, अगेन ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी। फिर ये क्या बोल रहा है, evaluate information on identified breaches of the firm's independent policies to determine whether they create a threat to independence, take appropriate action to eliminate such threat or reduce them to an acceptable level, if considered appropriate, to withdraw from the audit engagement where withdrawal is permitted, promptly report to the firm any inability to resolve the matter for appropriate action, right। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं किसके रिगार्डिंग, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। अब देखिए ये दोनों जगह दी हुई है, वहां पे भी SQ7 क्या बोलता है, आप कोई भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करो या कंटिन्यू करो उससे पहले आपको क्या करना है, इन पॉलिसी को फॉलो करना है। यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। यहाँ पे क्या है, एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि जो पॉलिसी बनाई गई है एक्सेप्टेंस या फिर कंटिन्यूएंस की डिसीजन के रिगार्डिंग जो पॉलिसी बनाई हुई है, जो प्रोसीजर जो है ना इंप्लीमेंट किए गए हैं, जो रिक्वायर्ड है, क्या वो है ना पहले फॉलो किए गए हैं या नहीं किए गए, राइट। ये किसको इंश्योर करना है, हमारे एंगेजमेंट पार्टनर को इंश्योर करना है कि एक्सेप्टेंस का डिसीजन लेने से पहले जो प्रोसीजर फॉलो होने चाहिए क्या वो प्रोसीजर फॉलो हुए हैं या नहीं हुए, और उन प्रोसीजर का जो रिजल्ट था, राइट, उसका जो कंक्लूजन था क्या वो एप्रोप्रिएट है या नहीं, राइट। हम उस एक्सेप्टेंस वाले में क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्लाइंट की इंटीग्रिटी वगैरह सही है या नहीं है, क्या हम एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर सकते हैं, क्या हमारे पास है ना एडिक्वेट टाइम है या नहीं है, क्या हम उसके लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं है, क्या हम कैपेबल है या नहीं है, हम राइट हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें चेक करते हैं एक्सेप्ट करने से पहले, बराबर। तो ये चेक करेगा क्या वो सारे प्रोसीजर फॉलो किए हैं या नहीं किए, और उसके जो रिजल्ट थे, राइट, उसके जो कंक्लूजन आया क्या वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बोलता है एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, बराबर। हाँ, अब ध्यान रखना एक कंटिन्यू वाला केस था, तो कंटिन्यू वाले केस में हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर की जो हमने जो ऑडिट करी थी, अगर वहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट मैटर थे तो हम क्या करते हैं, उसको भी कंसीडर करते हैं। कंटिन्यू करने का अगर अपन डिसीजन लेंगे तो हमने जो पिछले साल ऑडिट करी थी, अगर वहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए तो हम क्या करेंगे, उनको भी कंसीडर करेंगे कंटिन्यू करने का डिसीजन लेने से पहले। अभी बार इसको फटाफट रीड कर लेते हैं, सेम चीज है। देखिए क्या बोल रहा है, engagement partner shall be satisfied that procedure in relation to above are followed and conclusion reached is appropriate। ये इनकी बात कर रहा है, यहाँ पे above थोड़ा सा गलत आ गया है, ये इनकी बात कर रहा है, राइट। अब देखिए, if the engagement partner obtains information that would have caused the firm to decline the audit engagement had that information been available earlier, the engagement partner shall communicate that information promptly to the firm so that the firm and engagement partner can take a necessary action। ये अपने SQ1 में इसके रिगार्डिंग अपने बात ऑलरेडी कर ली है, ये उसी की बात कर रहा है। आप क्या करोगे, SQ1 की पॉलिसीज को रेफर करोगे। देखिए क्या बोल रहा है, फॉलोइंग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन असिस्ट एंगेजमेंट पार्टनर in determining whether the conclusion reached regarding the acceptance and continuance of client relationship and audit engagement are appropriate। कैसी इंफॉर्मेशन, उसकी इंटीग्रिटी को लेके, एंगेजमेंट टीम की कॉम्पिटेंसी को लेके, राइट, क्या आप एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो, या फिर कोई पिछले साल कोई सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुआ था तो आप क्या करोगे, कंटिन्यू करने से पहले उन चीजों को भी क्या करोगे, कंसीडर करोगे। एक बार आप इसको रीड करना, सेम चीज है। अब नेक्स्ट क्या है, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। ये भी बड़ा सिंपल सा, एक बार रीड कर लेते हैं, कुछ खास नहीं है। देखिए क्या है, engagement partner shall be satisfied that engagement team and
any auditors expert who are not part of engagement team have the appropriate competence and capability to comply with the quality का मतलब दो चीजों से कंप्लाई करना। पहला तो जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है, साथ में जो रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट है। पहला तो क्या कर सकते हैं, वो जो एक्सपर्ट जो एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं है, राइट, दे आर इनफ कॉम्पिटेंट टू कंप्लाई विद दिस स्टैंडर्ड्स। और दूसरा वो क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट, राइट, एंड इलेवन, और वो क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट क्या करेंगे, इशू करें, राइट। तो बड़ी इजी चीज है, एक बार इसको रीड करना। अब देखिए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। क्या है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में क्या आती है, तीन चीजें आती है। पहला डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। क्या है, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू। ये है सिमिलर टू एसक्यूसी 1, राइट, ये पूरा ऑलमोस्ट सिमिलर है एसक्यूसी 1 से। इसके साथ में दो एडिशनल चीजें कौन सी आएगी, एक तो आएगी कंसल्टेशन वाली और दूसरी आएगी इक्यूसीआर वाली। तो ये जो पूरा कंटेंट है सारा सेम है, एक बार इसको फटाफट रीड कर लेते हैं। तो देखिए डायरेक्शन, सुपरविजन और जो परफॉर्मेंस वाला है, यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एंगेजमेंट पार्टनर की, राइट। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एंगेजमेंट पार्टनर की। किसके रिगार्डिंग, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस of the audit engagement is in compliance with the professional standard, regulatory and legal requirement, right, and the auditor's report being appropriate in the circumstance। तो डायरेक्शन, उनका सुपरविजन और उनका रिव्यू करना, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एंगेजमेंट पार्टनर की। और ये क्यों, और ये है ना डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू क्यों कर रहा है, अगेन इंश्योर करने के लिए कि उसकी जो एंगेजमेंट टीम है या फिर जो अपन पूरी जो ऑडिट की बात कर रहे हैं वो क्या कर रही है, कंप्लाई कर रही है विद रेलेवेंट टू क्वालिटी पैरामीटर्स, राइट, वो उससे कंप्लाई कर रही है। इसके लिए हमारा एंगेजमेंट पार्टनर क्या करता है, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू करता है। और ये जो डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एंगेजमेंट पार्टनर की। अब देखिए इसमें सारी चीज एकदम सेम है, आप एक बार इसको रीड कर लेना अच्छे से। बस एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए एक बार अपन रीड कर लेते हैं फटाफट। देखिए क्या बोल रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिव्यू बीइंग परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द फर्म्स रिव्यू पॉलिसी एंड प्रोसीजर। अगेन यहाँ पे रेफरेंस किसका दे दिया, एसक्यूसी 1 का। फिर ये क्या बोल रहा है, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ईपी सेल through a review of audit documentation and discussion with the engagement team be satisfied that a sufficient appropriate audit evidence has been obtained to support the conclusion reached and for the auditor's report to be issued। मतलब ये क्या बोल रहा है, सिंपल सी चीज बात कर रहा है कि देखिए ऑन और बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, राइट, मतलब आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को डेट कर रहे हैं, उससे पहले ध्यान रखना एंगेजमेंट पार्टनर को रिव्यू पूरा कर लेना है, राइट। वो रिव्यू में बेसिकली क्या चेक करेगा क्या उसकी एंगेजमेंट टीम ने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन की है इन ऑर्डर टू सपोर्ट द कंक्लूजन, राइट। वो जो कंक्लूजन फ्रेम कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए क्या उसकी टीम ने है ना एप्रोप्रिएट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किया या नहीं किया, राइट। तो सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखना। इसमें जो मेन चीज कौन सी है, ये इस पे केस ली आ सकती है, किस पे, जो हमारी डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट है उससे पहले हमारा जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसको क्या करना है, रिव्यू वाला काम कंप्लीट कर, राइट, क्या करना है, रिव्यू वाला काम कंप्लीट कर देना है। और मैंने आपको वहां पे भी बताया था एसक्यूसी 1 में ध्यान रखना रिव्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, इक्यूसीआर की रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। अगर लिस्टेड एंटिटी है तो उसके ध्यान रखना एंगेजमेट पार्टनर है उसको अपनी रिव्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी, और जो इक्यूसीआर वाला जो रिव्यूअर है, राइट, उसको भी अपना रिव्यू करना पड़ेगा। दोनों काम अलग है, ऐसा नहीं है कि एक ने काम कर दिया तो दूसरे की रेस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी, राइट। ये एक बार सारा सेम है, एक बार आप इसको देख लेना, राइट। अब नेक्स्ट कंसल्टेशन, ये भी सिमिलर है, एक बार रीड कर लेते हैं, कुछ भी समझाने जैसा इसमें नहीं है, बट यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एंगेजमेंट पार्टनर की। देखिए कंसल्टेशन के केस में क्या है, द एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एंगेजमेंट टीम undertaking appropriate consultation on difficult matter, right? Engagement partner shall be satisfied that members of the engagement team have undertaken appropriate consultation, be satisfied that the nature and scope of and conclusion resulting from such consultation are agreed with the party consulted, determine that conclusion resulting from such consultation have been implemented, right? Again सेम चीज है, एक बार रीड कर लेना। फिर देखिए इक्यूसीआर वाला भी एग्जैक्ट सेम है, इसमें भी कुछ नया नहीं है, बस एक चीज अलग है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या इक्यूसीआर जो सारे जो काम करता है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक नॉर्मल एंटिटी के केस में, और अगर वो लिस्टेड एंटिटी है, तो उस केस में क्या करेगा, जो इक्यूसीआर है कुछ एक्स्ट्रा चीजें और चेक करेगा। अपन ने सारी चीजें एक बार है ना चेक कर ली है, आप क्या करना एक बार इसको है ना रीड कर लेना, आप इसको सारी चीज एक बार इसको रीड कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज कर लेना, राइट। यहाँ पे इसको मैं इतना लेंदी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका है ना अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, अपन इस चीज को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब लास्ट में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये भी सेम है, बस यहाँ पे क्या किया है, अगेन एसक्यूसी 1 का रेफर कर दिया है। आप क्या कर रहे हो, एसक्यूसी 1 में आपने जो पॉलिसी बनाई है, इन ऑर्डर टू डील विद द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आप क्या करोगे, उसको फॉलो करोगे। देखिए क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इन इफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अराइज विद इन द एंगेजमेंट टीम with those consulted or where applicable between the engagement partner and the EQCR, the engagement team shall follow the firm policy and procedure for dealing with and resolving such a difference of opinion, right? लास्ट में मॉनिटरिंग भी बड़ा इजी है। देखिए क्या है मॉनिटरिंग,
ठीक है, मॉनिटरिंग प्रोसेस डिजाइन टू प्रोवाइड द फर्म विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट इट्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आर रेलेवेंट एडिक्वेट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, राइट। एंगेजमेंट पार्टनर शैल कंसीडर द रिजल्ट्स ऑफ द फर्म्स मॉनिटरिंग प्रोसेस एंड वेदर डेफिशिएंसी नोटेड इन दैट इंफॉर्मेशन मे अफेक्ट द ऑडिटर एंगेजमेंट, राइट। अगेन कुछ भी खास नहीं है। अब लास्ट में क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, आपने जो एथिकल रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग आपने जो कंक्लूजन फ्रेम किया है, आप उसको कौन है ना डॉक्यूमेंट करते हो। सेम गोज विद द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। साथ में अपन जो कंसल्टेशन वगैरह लेते हैं, अपन क्या करते हैं, उन मैटर्स को भी अपन क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह करते हैं, राइट। साथ में अपन ने जो एक्सेप्टेंस कंटिन्यूस, राइट, अपने जो एक्सेप्टेंस और जो कंटिन्यूस के रिगार्डिंग जो डिसीजंस लेते, जो प्रोसीजर फॉलो किए थे, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, अपन क्या करते हैं, उनको भी डॉक्यूमेंट करते हैं। अब सेम चीज ध्यान रखना, इक्यूसीआर भी ध्यान रखना, कुछ चीजें क्या करता है, डॉक्यूमेंट करता है। इक्यूसीआर भी क्या करता है, कुछ चीजें डॉक्यूमेंट करता है, जैसे कि उसने जो प्रोसीजर वगैरह फॉलो किए थे, राइट, वो ध्यान रखना क्या करता है, उसको है ना वो डॉक्यूमेंट करता है। साथ में वो बताता है कि इक्वेशन ने क्या क्या अपना रिव्यू कंप्लीट कर दिया है ऑन बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, राइट। ऑन और बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट उसने क्या क्या है अपना रिव्यू कंप्लीट कर दिया है। ये क्या करता है, उस चीज को भी क्या करता है, डॉक्यूमेंट करता है। अब इक्वेशन उसके साथ में एक और चीज डॉक्यूमेंट करता है, क्या कि उसने अपना रिव्यू कंप्लीट कर दिया है, साथ में उसको ऐसी कोई चीज नहीं मिली है, राइट, उसको ऐसी कोई चीज नहीं मिली है, राइट, जो क्या है अनरिजॉल्व मैटर है, राइट, उसको ऐसा कोई भी अनरिजॉल्व मैटर नहीं मिला है, उसको ऐसी कोई सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं मिली है, राइट, जिसको एप्रोप्रिएटली डील नहीं किया एंगेजमेंट टीम ने। वो क्या करता है, उस चीज को भी क्या करता है, डॉक्यूमेंट करता है। वो दो चीज डॉक्यूमेंट करता है, एक तो उसने पूरा रिव्यू कंप्लीट किया, दूसरा वो डॉक्यूमेंट करता है कि उसको ऐसा कोई भी मैटर नहीं मिला है, राइट, उसको ऐसा कोई भी अनरिजॉल्व मैटर नहीं मिला है। ये क्या करता है, उस चीज को भी डॉक्यूमेंट करता है। देखिए एक बार अपन डॉक्यूमेंटेशन के रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं। इसको अपन ने डिस्कस किया है क्योंकि यहाँ से आने के क्वेश्चन आने के चांसेस है। हर डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है अपन डिस्कस नहीं करें, बट एसक्यूसी 1 और एसए 220 ये वाला अपन को डॉक्यूमेंटेशन देखना जरूरी था। तो ये क्या बोल रहा है, पहला ऑडिटर करके डॉक्यूमेंट करेगा। तो पहला डॉक्यूमेंट करेगा issues identified with respect to compliance with the relevant ethical requirement and how they were resolved। मतलब उसका जो कंक्लूजन था एथिकल रिक्वायरमेंट्स को लेके, वो क्या करेगा, उसको डॉक्यूमेंट करेगा। फिर ये क्या बोलता है, सेम गोज विद द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। फिर आपने जो कंक्लूजन फ्रेम किया था इन रिलेशन टू एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, आप क्या करोगे, उसको भी डॉक्यूमेंट करोगे। लास्ट में आप क्या डॉक्यूमेंट करोगे, नेचर एंड स्कोप ऑफ एंड कंक्लूजन रिजल्टिंग फ्रॉम कंसल्टेशन अंडरटेकिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिटर एंगेजमेंट, आप क्या करोगे, इनको भी डॉक्यूमेंट करोगे। अब देखिए जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, यहाँ पे मिनिमम चीजें दी हुई थी, राइट, आपको एटलीस्ट ये चीजें डॉक्यूमेंट कर देनी चाहिए, बराबर। आप चाहो तो इससे ज्यादा भी चीजें डॉक्यूमेंट कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। अब नेक्स्ट चीज क्या बात करता है, इक्विटी को क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है, उसको क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले वो क्या डॉक्यूमेंट करता है, द प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय द फर्म पॉलिसी एंड एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हैज बीन परफॉर्म्ड। दूसरा वो क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट करेगा, engagement quality control review has been completed on or before the date of auditor's report and the reviewer is not aware of any unresolved matter that would have caused the reviewer to believe that the significant judgment the engagement team made and the conclusion they reached was not appropriate, right। उसको ऐसा कोई मैटर नहीं मिला, वो क्या करेगा, इस चीज को भी डॉक्यूमेंट करेगा। लास्ट में डिफरेंस है बिटवीन द एसक्यूसी 1 एंड एसए 220, ये आपके लिए सेल्फ रीड के लिए है। कुछ चीजें आपके रीड के लिए स्टेज करता हूं कि आप क्या करिए, उनको वर्ड बाय वर्ड रीड करिए, इससे क्या होगा, आपका माइंड और अच्छे से काम करेगा। एंड ऑफ कोर्स ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपको रीड करने का बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, पर हाँ इसके जो डिफरेंस में जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं अपन उनको बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। मेन डिफरेंस क्या आता है, एसक्यूसी 1 ध्यान रखना फर्म लेवल पे अप्लाई होता है, एसए 220 ऑडिट लेवल पे अप्लाई होता है। एसक्यूसी 1 में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फर्म उसके जो टॉप ऑफिसर्स है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एसए 220 में एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एसक्यूसी 1 राइट हर टाइप की सर्विस पे क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, दैट इज वेदर दैट इज रिव्यू या फिर कोई अदर एसेंस वाली सर्विस है, राइट, या फिर रिलेटेड सर्विस है, जितनी भी सर्विसेज होती है उस पे एसक्यूसी 1 अप्लाई होता है। और जैसे 220 है ध्यान रखना वो किस पे अप्लाई होता है, ऑडिट पे अप्लाई होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, एसए 220 से अगर आपको कंप्लाई करना है तो उसके लिए प्री रिक्वायरमेंट है आप क्या कर रहे हो, एसक्यूसी 1 से कंप्लाई कर रहे हो, राइट। इसी के साथ अपना पूरा होता है एसए 220। राधे राधे।